हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आदेश एकेडमी। यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट पेपर टू, यूजीसी नेट पेपर टू को मैं कवर कराऊंगा जो कि एजुकेशन का है। जिनका भी एजुकेशन है, राइट, जिनका भी एजुकेशन पेपर टू है वो मैं यूनिट वाइज एज अ मैराथन कर लीजिए पूरे टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। उसमें भी यहाँ पे मैं यूनिट वन आज कवर कराऊंगा। थोड़ा सा ये मतलब इसमें जो है मतलब ये ब्रॉड है। इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा अगर आप देखेंगे यूनिट वन का, क्योंकि इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। जो आपका पेपर टू है एजुकेशन का, उसमें 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स में मैं फर्स्ट यूनिट जो है आज मैं कवर कराऊंगा। उसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से पॉइंट में कवर कराऊंगा। पहला तो ये कि वेट जो आपका भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन, समाजशास्त्र और प्रमुख शैक्षिक विचारकों, जो भी अपने जो थिंकर्स हैं, जो उनका थॉट्स है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और कि जो पेपर टू है इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, राइट। और ये 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के। क्योंकि यहाँ पे पेपर वन होता है तो पेपर वन के बारे में भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो आज के लिए हम पेपर टू की बात करेंगे, वो भी फर्स्ट यूनिट, जो कि आप फिलासफी से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द थिंकर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मैं आज कवर कराऊंगा। ये आप देख सकते हैं। जैसे शैक्षिक विचारक जो हैं, थिंकर्स जो हैं, उसमें गांधी जी हैं, वेट गांधी जी हैं, टैगोर हैं, जॉन डूवी हैं, फ्रायर हैं, नेलनोडिंग्स हैं। उसके बाद जो भारतीय दर्शन है आपका इंडियन फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी में हम लोग सांख्य दर्शन देखेंगे, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और इस्लामिक। थोड़ा इस्लामिक से कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मैं इसको भी कवर कराऊंगा। बाकी आपको यहाँ पे जो इस जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में आपका है सोशलाइजेशन, समाजीकरण है, संस्कृति कल्चर है, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। फिर पाश्चात्य दर्शन में अगर हम देखें तो हमारा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म है। वेस्टर्न फिलासफी, क्योंकि इंडियन फिलासफी और वेस्टर्न फिलासफी, तो इंडियन फिलासफी मैंने अभी बताया ऊपर जो टॉपिक थे। और जो वेस्टर्न फिलासफी है इसमें आइडियलिज्म है, यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है, मार्क्सवाद है। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके सब कुछ कवर कराऊंगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने पेपर टू की जो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देखा होगा वो काफ़ी ब्रॉड है, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल डेटा भी हैं। तो आपको कंप्लीटली अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप एक एक करके सारी चीज़ें देखें। जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें कवर कराई है। जैसे यहाँ पे देखें, शिक्षा और दर्शन के बारे में यहाँ पे कवर करूँगा। देन उसके बाद भारतीय दर्शन में मूल स्तंभ हैं, कितनी सारी चीज़ें। और ये कम से कम 20 से 25 स्लाइड में सारी चीज़ें मैंने कवर किया है। भारतीय दर्शन की जो प्रणाली है, मतलब कौन सा दर्शन है, कौन किसके मतलब उसके फाउंडर कौन हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सांख्य दर्शन है, फिर न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है, फिर उसके बाद कौन सा दर्शन जो है नास्तिक है, आस्तिक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एथिस्ट। अब फिर आपका इस्लामिक शैक्षिक दर्शन के बारे में भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। देन पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख स्तंभ जितने भी वेस्टर्न फिलॉसफी हैं, उसमें आदर्शवाद है, आपका प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, जो भी है मतलब वो उनके फाउंडर कौन है, कौन किसने दिया है, उसमें क्या सारी चीज़ें मेंशन हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे कराऊंगा। आधुनिक पाश्चात्य और सामाजिक राजनीतिक दर्शन, ये भी मैं कवर कराऊंगा। जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल डेटा आपको मिलेगा एग्जाम में। जो आधुनिक पाश्चात्य और सामाजिक राजनीतिक दर्शन है, इसमें आपका जो अस्तित्ववाद है, मार्क्सवाद है, या फिर शाश्वतवाद है, या फिर सारवाद है। फिर इसमें अगर देखें तो हम लोग जहाँ पे मुश्किल से कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। बाकी जो फिलॉसफी है वो तो थोड़ी सी समझने की चीज़ है। तो और भी हम लोग इसमें मेंशन है, जैसे भारतीय शैक्षिक विचारक जो हैं, अभी मैं बताया था कि किन के क्या थॉट्स हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग एक एक करके पूरे स्लाइड में कवर कर लेंगे, ओके। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। हाँ, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो यूनिट फर्स्ट है
थोड़ा सा ब्रॉड है, राइट। लेकिन बिलीव मी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने जितने भी एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर का, उसके रिगार्डिंग मैंने मोस्ट ऑफ द जितने भी बुलेट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है ब्रॉड में, हाँ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं पीडीएफ के थ्रू बनाते समय उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, राइट। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो सारी चीज़ें मैं जो पॉइंट है मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, जो भी मैं बुलेट पॉइंट मेंशन करूंगा अपने थ्रू राइट डाउन करके या फिर बोलते समय, तो ये ना सोचिएगा कि ये बस जो लिखी हुई पॉइंट है वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, राइट, वो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, राइट। तो फिर मैं एक एक करके अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग ना। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरा कैमरा है इसको मैं बंद कर दूँ, राइट, सो दैट जो पूरा जो पीडीएफ पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें विजुअल हो क्लियरली, राइट। या तो हम लोग एक ही देखते हैं, जैसे यहाँ पे शिक्षा और दर्शन, राइट, एजुकेशन और फिलॉसफी। तो इनकी जो बुनियादी रूपरेखा है कि इसमें मतलब कुछ ऐसे मतलब क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहली बात, आप अपने दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फिलॉसफी होती है, राइट, फिलॉसफी, राइट, ये फिलॉसफी जो है ये दो वर्ड में ब्रेक हो जाती है। पहला है फिलो और प्लस सोफिया, फिलो प्लस सोफिया। और एक चीज़ और इसमें, फिलो प्लस सोफिया, राइट। और फिलो का जो अर्थ होता है वो होता है लव, ये लव को बताता है, राइट। और आपका जो सोफिया है विजडम को बताता है। अभी मैं थोड़ा सा इसको बस इतना आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेता है। फिलॉसफी दो वर्ड से मिलकर बना है, आपका पहला है फिलो, देन दूसरा है सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव एंड सोफिया मतलब जैसे विजडम, है ना। तो ये दोनों मीनिंग आप याद रखिएगा, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी। जैसे यहाँ पे सोच करता है कि ये भी फिलॉसफी में जो फिलासफर हैं तो जो भी चीज़ें मेंशन करेंगे, कभी ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता है, लेकिन बस इतना आप ध्यान रखेंगे, ये मच मोर इनफ है, राइट। और इसमें लेकर के कुछ इन्होंने टर्म्स दिया है, कुछ टर्म्स है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो बाइपोलर प्रोसेस है जो, वेट, आपका जो बाइपोलर प्रोसेस है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इन्होंने जॉन एडम ने दिया है। थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा होगा, आई होप आपको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अगर, वेट गाइस, वेट वेट वेट, आई होप आपसे क्लियर दिख रहा होगा या। तो इसमें जो आपका बाइपोलर प्रोसेस है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको जॉन एडम ने दिया है। ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है उसने किसे ने दिया था, जॉन एडम ने। पहली बात, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पेपर वन में भी जो फिलोसफिकल वाला पार्ट है, राइट, उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको डबल एडवांटेज मिलेगा अगर इस वीडियो को कवर करते हैं आप, तो पेपर वन और पेपर टू में तो आपका यूनिट फर्स्ट पूरी कंप्लीटली कवर होगा। अब पेपर वन में भी जो इंडियन फिलोसफी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको डेफिनेटली वहाँ पे यहाँ पे आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा कि कैसे वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें जॉन जॉन एडम है, और जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया, इसमें टीचर और शिक्षक मतलब स्टूडेंट, छात्र को ही बस इन्होंने मेंशन किया है। और जो दर्शन है सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। और जो शिक्षा है वो व्यवहारिक होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फिलॉसफी होती है, राइट, ये सैद्धांतिक होती है, थ्योरेटिकल होता है। लेकिन आपका जो एजुकेशन है, इन्होंने बोला है वो क्या होता, सॉरी, जो एजुकेशन होता है वो प्रैक्टिकल होता है, ओके। देन इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जो पोलर प्रोसेस है, इसमें जॉन डूवी ने दिया है। कौन दिया है? जॉन डूवी ने दिया है। इसमें आपके छात्र हैं, शिक्षक हैं, और थर्ड जो मेंशन किया गया है वो समाज और मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है, सोसाइटी या इन्वायरमेंट को इन्होंने मेंशन किया है जॉन डूवी। तो ध्यान रखना, जो बाइपोलर है उन्होंने जॉन एडम ने दिया है, और जो ट्राइपोलर है उन्होंने जॉन डूवी ने दिया है, ओके। स्कूल एक लघु समाज है, ये भी इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। आगे दर्शन की शाखाएं हम लोग अगर देखें तो इसमें मेंशन किया, क्योंकि दर्शन की शाखाएं जो ब्रांचेज हैं वो थ्री पार्ट्स में आर डिवाइडेड हैं। ब्रांचेस ऑफ द फिलॉसफी जो हैं वो थ्री पार्ट्स में, पहला आपका जो है मेटाफिजिक्स, देन एपिस्टिमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी। तो आप इसी ध्यान रखेंगे कि जो मतलब ब्रांचेज ऑफ जो फिलॉसफी हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, एंड मूल्य मीमांसा एक्जियोलॉजी, ठीक है। अब जो तत्व मीमांसा है, क्योंकि इसमें भी आप मतलब पार्ट में बटे हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा
हार्डली पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट में मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो एपिस्टिमोलॉजी है या मेटाफिजिक्स को भी पार्ट पार्ट मतलब 5 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है जो मेटाफिजिक्स है, राइट। जैसे ब्रांचेज ऑफ जो फिलॉसफी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे ही मेटाफिजिक्स जो तत्व मीमांसा है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी है आपका, फिर ओंटोनोलॉजी है, फिर उसके बाद आपका फिलॉसफी ऑफ सेल्फ है, फिर एक और है फिफ्थ, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन फोर्थ इसके बाद है फिफ्थ नंबर का जो है वो आपका है, मेरे को याद नहीं आ रहा, स्कैटोलॉजी ऐसे करके, स्कैटोलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिफ्थ वन यही है स्कैटोलॉजी। तो इसमें 5 है, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगॉनी भी होता है, कॉस्मोगॉनी, कॉस्मोलॉजी, ओंटोनोलॉजी, फिलोसफी ऑफ सेल्फ एंड स्कैटोलॉजी। तो ये 5 आप नाम याद रख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, राइट। और फिलहाल के लिए आते हैं फिर एपिस्टेमोलॉजी, राइट। हाँ, एपिस्टेमोलॉजी, इसे मतलब ज्ञान कैसे मिलता है, एपिस्टेमोलॉजी उसको डिस्क्राइब करता है। एपिस्टेमोलॉजी में आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ नोइंग है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, किसी भी चीज़ को जानने का जो प्रोसेस है या फिर मेथड्स, ठीक है, ये कौन बताता है, ज्ञान मीमांसा से पता चलता है आपका, एपिस्टेमोलॉजी से, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है शिक्षण विधियाँ, जो लिखा है ना टीचिंग मेथड्स, ये तय करती हैं। तो ज्ञान मीमांसा के थ्रू आप ये चीज़ जान पाएंगे, जो शिक्षण विधियाँ हैं, मतलब जो प्रोसेस क्या है ज्ञान प्राप्त करने का, जो मेथड्स क्या हैं, वो आपको एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा बताती है, ठीक है। थर्ड वन है आपका मूल्य मीमांसा, एक्जियोलॉजी। इसके नाम से ही अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने दिमाग में बना सकते हैं, जो वैल्यू की बात करता है ना, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, मोरल की बात करते हैं, है ना, कि समथिंग इज रॉन्ग और राइट, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को आप एक्जियोलॉजी में समझ पाएंगे। और एक्जियोलॉजी में जैसे आपके 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। जैसे आपका है एथिक्स, एथिक्स है। देन सेकेंड वन है एस्थेटिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स। उसके बाद जो फोर्थ है लॉजिक, लॉजिक को कभी कभी मेंशन करता है कभी नहीं करता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, एथिक्स है, एस्थेटिक है और लॉजिक्स है, 3। तो मैंने ही बताया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए, तो तत्व मीमांसा में मैंने 5 पार्ट्स को मेंशन किया, राइट, 5 पार्ट्स इसमें मेंशन किया। ज्ञान मीमांसा में पार्ट्स को डिवाइड नहीं किया, बस इतना जानेंगे आप कि ये मेथड्स की बात करते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ नोइंग की बात करता है। और मूल्य मीमांसा को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि आप था एथिक्स, एस्थेटिक्स और उसके बाद लॉजिक। लॉजिक को कभी कभी नहीं मेंशन करते हैं, और ये इसकी अगर ध्यान देखें, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक की बात करता है, और ये यहाँ पे देखिए तर्क लॉजिक दिया है, लेकिन कभी कभी ये नहीं मेंशन करता है। आगे हम लोग देखते हैं, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। फिर हम लोग इसमें देखें तो भारतीय दर्शन के मूल स्तंभ पुरुषार्थ, आश्रम और कर्म। अगर आप देखें तो भारतीय दर्शन के जो मूल 3 स्तंभ है वो पुरुषार्थ है, आश्रम है और कर्म है। पुरुषार्थ में अगर देखा जाए आपका, तो जैसे अर्थ की बात करते हैं ना, यहाँ पे होता है अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो पुरुषार्थ में 4 हैं, इसमें क्या करेगा, ऑप्शन में मतलब 1 2 और मेंशन कर देगा, राइट, या तो उसमें हटा देगा, आपको बोलेगा वो 4 कौन हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे 5 पॉइंट दे देगा, राइट, ए बी सी करके जो दे देगा 5 पॉइंट्स, उसमें से एक एक्स्ट्रा दे देगा और पूछेगा जो जो 4 पुरुषार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको उसमें ध्यान रखना होगा, राइट। या तो पहला अर्थ में देखें तो धन और भौतिक समृद्धि है, जो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं अर्थ में। काम में आप समझ ही सकते हैं, जो सेंसेस है, प्लेजर, ये लोअर वैल्यू में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थ और काम ये दोनों लोअर वैल्यू में आते हैं, और धर्म और मोक्ष ये दोनों हायर वैल्यू में आते हैं। तो आपका जो काम है ये शारीरिक और मानसिक है, जैसे जो सेंसेस और प्लेजर की बात करेंगे इसमें, और धर्म ये सही आचरण और कर्तव्य की बात करेंगे, ठीक है। और मोक्ष में यहाँ पे आप जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मतलब अल्टीमेट इनका जो गोल है, अल्टीमेट इसमें जो रियलिटी है वो लिबरेशन है, लिबरेशन मतलब मुक्ति पा जाना, राइट। और ये दोनों हायर वैल्यू में आते हैं और ये लोअर वैल्यू में आते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका है आश्रम व्यवस्था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। अब वो देखते हैं हम लोग कौन कौन से 4 पार्ट है। पहला आपका है ब्रह्मचर्य, जो शिक्षा और उपनयन संस्कार की बात करेगा इसमें, ये 25 साल तक चलता है,
ठीक है। जो आपका ब्रह्मचर्य है वो 25 साल तक रहता है। इसमें शिक्षा और उपनयन संस्कार की बात होगी। फिर आपका है गृहस्थ, जो कि ये भी 25 से 50 साल की बात, मतलब बीच की बात होती है इसमें। इसमें आपका विवाह है, अर्थ और काम, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको विवाह है, अर्थ पैसे की मतलब कमाना है, बाकी काम जो मैंने अभी यहाँ पे बताया काम में, ये जो सेंसेस हैं, सेंसेस प्लेजर हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपका है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आपका जो 50 से 75, ये सभी 25-25 के गैप में होते हैं। 25 साल के, 25 साल में आपका ब्रह्मचर्य चला, फिर 25 से 50 के बीच में गृहस्थ, फिर 50 से 75 के बीच में आपका जिम्मेदारियों का हस्तांतरण, मतलब ध्यान वगैरह कर लेते हैं। जब लोग वन की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं वहाँ पे ध्यान करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में आपका सन्यासी जीवन हो जाता है, जो कि 75 से 100 के बीच में। इसमें पूर्ण त्याग और मोक्ष की खोज होती है। ये चीज़ ध्यान रखने का। सबसे जो टिपिकल होता है ये लास्ट वन प्रोसेस होता है। इसमें आपका जो है पूर्ण त्याग होता है और मोक्ष की बातें की जाती हैं। इसमें लिबरेशन, अंतिम अल्टीमेट रियलिटी सभी का यही होता है, लास्ट में हमको लिबरेशन मिले, मुक्ति मिल जाए। ओके। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे कर्म और ऋण सिद्धांत। अगर आप देखें, जैसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वन में संचित है, तो संचित में जैसे कुल जमा कर्म जो भी है। फिर प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जो फल दे रहे हैं। जैसे आप कई बार सुने होंगे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो हमेशा प्रारब्ध की बात करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी, सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज जी इस समय में बहुत, मतलब इस जन्म में मैं बहुत पुण्य किया हूँ, मतलब किसी का मतलब दिल नहीं दुखाया हूँ, राइट, किसी को चोट नहीं पहुँचाई है, किसी को मैंने हर्ट नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो सीधे बोलते हैं कि आपका कुछ प्रारब्ध में आपसे गलतियां हो रखी हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आपको वो फल मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रारब्ध होता है, जो फल दे रहे हैं, जो अभी आपको मतलब आपके साथ हैपन हो रहा है, वो प्रारब्ध की चीज़, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे ऋण है, आदेव ऋण है, मतलब ईश्वर है, पितृ ऋण है, मतलब पूर्वज और ऋषि ऋण। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको देखेंगे, बस आप एक इसको बस गो थ्रू हो जाइए, बाकी आई थिंक दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारतीय दर्शन प्रणालियाँ। इसमें आस्तिक बनाम नास्तिक, इसमें आपके षड दर्शन, मतलब 6 दर्शन हैं। ठीक है। जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी, आपकी जो इंडियन फिलॉसफी है, ठीक है। तो इंडियन फिलॉसफी में 6 दर्शन है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी में कुछ आस्तिक दर्शन भी हैं, मतलब एस्थेटिक हैं, और कुछ नास्तिक दर्शन भी है, जैसे ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें भी 6 हैं, ठीक है, उसमें आपको 6 मिलेंगे। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स में अगर आप जाएं तो उसमें आपको 6 दर्शन मिलेंगे जो आस्तिक हैं, जिसमें आपका है और क्या है, आपका सांख्य है, योग है, सांख्य, योग, न्याय, फिर उसके बाद विशेष, फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। 6 आपके हैं सांख्य, मतलब ऑर्थोडॉक्स में। अनऑर्थोडॉक्स में आपके हैं चावर्क हैं, उसके बाद जैन हैं, फिर उसके बाद बौद्ध हैं। ये तीनों फिलॉसफी आपका अनऑर्थोडॉक्स में आती है, इससे क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल के लिए हम लोग इसमें देखते हैं। ओके। तो भारतीय दर्शन जैसे यहाँ पे आस्तिक है, वेदों को मतलब वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, ऑर्थोडॉक्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर 2 में। आप जाके प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें सिंपली बस आप ये जानिएगा कि ये जो 6 फिलॉसफी हैं, ये सभी ऑर्थोडॉक्स है, मतलब ईश्वर में विश्वास रखती हैं, वेदों को मानती हैं। पहला आपका है जैसे न्याय। न्याय के जो फाउंडर हैं वो गौतम है, ये तर्क तर्क की बात करते हैं, मतलब लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। फिर आपका है वैशेषिक, जो इसमें है कणाद, इसके फाउंडर हैं, और ये हमेशा प्लूरलिस्टिक रियलिज्म की बात करते हैं, बहुवादी यथार्थवाद की बात करते हैं। ठीक। आपका थर्ड है सांख्य। सांख्य दर्शन जो है, इसके फाउंडर जो है कपिल मुनि हैं, और इनकी जो प्रकृति है, पुरुष दैतावाद की बात करते हैं, ड्यूलिज्म की बात करते हैं। जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ गाइस, इसको आप अच्छे से राइट डाउन करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये ना सोचिएगा कि मैं बस ये पॉइंट काउंट करा रहा हूँ, नहीं, ये पॉइंट पूछे हुए हैं कि न्याय जो है, न्याय के जो फाउंडर है वो गौतम जी हैं। और ये तर्कशास्त्र की लॉजिकल, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, हरदम रियलिटी की बात, मतलब तर्क की बात करते हैं न्याय में। और वेशाख में कणाद हैं, जो प्लूरलिस्टिक रियलिज्म की बात करते हैं। सांख्य दर्शन में आपके कपिल मुनि फाउंडर हैं, जो कि ड्यूलिज्म की बात इसमें है, देखने को मिलेगा। योग फिलॉसफी जो पतंजलि जी हैं, ये व्यवहारिक सांख्य। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो योग है, जैसे आपका सांख्य है, ये मतलब सॉरी, ये यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल है, लेकिन आपका जो योग है ये व्यवहारिक सांख्य है, मतलब प्रैक्टिकल सांख्य। फिर आपका है वेदांत। वेदांत में इसके जो फाउंडर हैं वो वाद नारायण हैं, इन्हें शंकराचार्य भी ऐसे बोला जाता है। ठीक है।
आगे है आपका फिर मीमांसा। मीमांसा में भी दो हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो मीमांसा में जो जैमिनी है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जैमिनी इसके फाउंडर हैं। इसमें कर्मकांड या रिचुअलिज्म की बात करते हैं, रिचुअल वगैरह की बात इसमें आपको देखने को मिलेगी। ओके, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स, आस्तिक और नास्तिक जो वेद को मानते हैं। तो 6 दर्शन आपको जो ऊपर बताए हैं वो वेदों को मानते हैं, मतलब ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और ये मैं जो 3 दर्शन यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये क्या है, नास्तिक है, मतलब ये वेदों को नहीं मानते हैं, सॉरी ठीक है, ये वेदों को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। इसमें कौन कौन से हैं आपके, बौद्ध हैं, जैन हैं, चावर्क हैं। बौद्ध दर्शन के जो फाउंडर है गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है। जैन दर्शन के जो है महावीर जी हैं, ये शादवाद की बात करेंगे। चावर्क में आप देखेंगे तो भौतिकवाद, मेटेरियलिस्टिक की बात करते हैं। चावर्कवाद तो कुछ भी नहीं मानता, अगर देखा जाए कंप्लीटली, अगर देखा जाए पूरी तरह से जो नास्तिक है वो चावर्क है। ये तो न वेद को मानता है, मतलब सिंपली ये सेंसरी मोटर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन्हीं पे बस विश्वास करता है, बाकी ये किसी भी चीज़ को नहीं मानता। नेक्स्ट आगे हैं, अब जैसे अभी हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में अब एक एक करके उनके डेप्थ में जो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे सांख्य दर्शन है, तो अब सांख्य दर्शन में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आपका वेट, यहाँ पे सांख्य मतलब सांख्य इसमें जो सिद्धांत है, और योग जो अभ्यास, ये ध्यान रखिए, जो सांख्य दर्शन है वो थियोरेटिकली मतलब थियोरेटिकल है, और योग जो है अभ्यास, क्योंकि आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो योग है आप उसमें क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अभ्यास करते हैं, राइट। तो इनकी जो विस्तृत रूपरेखा है, पहले हम लोग सांख्य के देखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन मतलब पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सांख्य है कि 25 तत्व हैं, इसमें कितने तत्व आपको देखने को मिलेंगे, 25 तत्व। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सत्कार्यवाद को मानता है, जो सांख्य है, सांख्य फिलॉसफी क्या करता है, ये सत्कार्यवादी को मानता है। इसमें भी जैसे मैं एक बात करूं कि अभी इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा एक मतलब सत्कार्यवाद इसमें सांख्य के बारे में बता देता। ये जो सांख्य दर्शन है इसके जो फाउंडर है कपिल मुनि है, और ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, सबसे पुरानी फिलॉसफी अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सबसे सबसे पुरानी फिलॉसफी है, राइट, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी वो कौन सी है आपकी, सांख्य फिलॉसफी है। तो इस चीज़ को ना भूलिएगा। और जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सांख्य सूत्र है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जो सांख्य सूत्र है उसको इसको फाउंडर कौन है, तो उसके भी कपिल मुनि फाउंडर हैं। और नेक्स्ट जो सांख्य करिका, जैसे यहाँ पे ये मतलब सांख्य के बारे में सांख्य सूत्र मैंने बता दिया, लेकिन जो सांख्य करिका है वो ईश्वर शरण, ईश्वर शरण उसके फाउंडर हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो सांख्य करिका है उसको किसने लिखा है, बस इतना जानिए कि सांख्य करिका को किसने लिखा है, तो ईश्वर शरण लिखा है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट बताया, सांख्य फिलॉसफी सबसे पुरानी फिलॉसफी है, ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, और जो सांख्य सूत्र है वो भी कपिल मुनि लिखे हैं, और जो सांख्य करिका है वो ईश्वर शरण ने लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखा जाए यहाँ पे हम 25 फिलॉसफी, और इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है, थोड़ा सा टिपिकल होता है लेकिन मैं उसको बताता हूँ। जो सत्कार्यवाद है, आपको लगेगा सत्कार्यवाद बोलिए या फिर परिणामवाद बोलिए, ठीक है। तो सत्कार्यवाद मतलब क्योंकि इसमें जो आप देखिए सांख्य फिलॉसफी में, तो इसमें जो प्रकृति है, ठीक है, सांख्य में बहुत सारे पुरुष होते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन जो है पुरुष और प्रकृति की बात करता है। जो सांख्य दर्शन है आपकी दो बातें करता है, पुरुष और प्रकृति, और इसमें बहुत सारे पुरुष की बात होती है, न कि एक सिंगल पुरुष की, ठीक है। तो पहले हम इसमें एक चीज़ और कवर करते हैं, जैसे आपका है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। जो पुरुष है वो शुद्ध चेतना है, न कि कारण और कार्य है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो न पुरुष होता है ना तो ये काज होता है ना इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि काज और इफेक्ट क्या नहीं, क्या हो, मतलब दोनों में से कोई नहीं, कौन है, वो पुरुष है। ये शुद्ध चेतना के बारे में बताता है। और जो प्रकृति है ये पदार्थ, एक तरह से पदार्थ की बात करता है, सभी चीज़ों का कारण है। त्रिगुण, जैसे सत रजस तमस, आपने सुना होगा जो 3 गुण होते हैं ना, सत रज तमस, इस सभी की कारण क्या है, प्रकृति है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, ठीक है, 2 पार्ट में यहाँ पे सांख्य दर्शन बनता है। क्योंकि हमेशा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पुरुष है इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि इसको बोला जाता है ना तो ये काज है ना तो इफेक्ट है। लेकिन जब ये प्रकृति है, प्रकृति से क्या बना है आपका, महत बना है, महत, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मतलब सांख्य में 2 चीज़ें, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति से आपका महत बना है।
अब महत् से देखा जाए तो महत् से क्या बना है, महत् से अहंकार बना है, अहंकार। अगर ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना अच्छे से, अगर इसको आप समझ जाएँ तो इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं वो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो दो दो चीज़ें यहाँ पे, आपका एक पुरुष और एक प्रकृति है। प्रकृति को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्रकृति, राइट। अब प्रकृति से महत् बना है, ठीक है, इसीलिए बोला गया, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे प्रकृति से महत् बना है, इसमें पुरुष का कोई रोल ही नहीं है, न तो काज है ना इफेक्ट है। तो प्रकृति यहाँ पे इसमें महत् बना। अगर महत् से देखा जाए तो अहंकार बना है, अहंकार। अब अहंकार से देखा जाए तो अहंकार से तीन चीज बनी है। पहले जैसे यहाँ पे बताया गया था, सत्य, रजस और तमस, इनसे तीन चीज बनी है, सत्य, रजस और तमस। ये तीन चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, सत्य, रजस और तमस। आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सत्य में भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं और तमस में भी मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो अगर सत्य में देखा जाए तो सत्य में भी दो चीज़ें, जैसे ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया की बात की जाती हैं। सत्य में देखें, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे सत्य, वेट, अगर आप सत्य में देखें तो सत्य में दो पार्ट हैं, एक आपका ज्ञानेंद्रिया है, दूसरा आपका कर्मेंद्रिया है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, अब आपको पता होना चाहिए ज्ञानेंद्रिया में मतलब कौन कौन होते हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रिया में आप देखें तो आपका क्या है, नोज है, ईयर्स, नोज, ईयर्स, आईज, स्किन और टंग, ये पांच आपके हैं। अगर आप उसमें कर्मेंद्रिया में जाते हैं, जो कि ये सत का ही, सत अहंकार का ही पार्ट है, इंद्रिया मतलब जो, या उसे कर्मेंद्रिया बोलते भी हैं, ठीक है। जैसे माउथ है आपका, इसमें आपका माउथ है, हैंड है, फीट है, फिर उसके बाद आर्गन ऑफ द एक्सर्शन है, फिर उसके बाद आपका एनस है, फिर आपका जो सेक्स, जो मतलब जितने भी सेक्स आर्गन है, राइट। तो इसमें फाइव ये हैं और फाइव इसमें है। तो ये सत्य के तीन है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब मैं तमस को देख लेता हूँ। अगर आप देखें ध्यान से तो तमस, वेट, अगर मैं तमस की बात करूँ तो इसमें भी देखिए तो तमस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। पहला बात, जैसे ग्रॉस बॉडीज, ग्रॉस बॉडीज एंड महाभूताज। अब दो पार्ट ध्यान रखिएगा, पहला आपका है ग्रॉस बॉडीज, दूसरा आपका है, वेट, या पहला आपका था महत्व बोला था ना, अहंकार में जो, मतलब तमस अहंकार, सॉरी, तमस की बात कर रहा था मैं। जो तमस था, तमस में आपका मैंने बोला था ग्रास बॉडीज और महाभूताज। तो ग्रास बॉडी में भी आप जिसे बोला जाता है ना, छित जल पावक गगन समीर, है ना, मतलब ये बताया जाता है कि इन पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आपका ये ध्यान रखेंगे कि आपका मतलब एयर है, एयर, फायर, फिर उसके बाद आकाश है, फिर वाटर है, फिर आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पांच चीज़ें से मिलके ये बना हुआ है आपका ग्रास बॉडीज। अब महाभूताज में देखें आप तो इसमें महाभूताज में, जहाँ, वेट, महाभूताज में भी फाइव ही हैं। जैसे इसमें साउंड की बात होगी, साउंड, टच, टच की बात होगी, फिर उसके बाद है आपका मतलब रूप, जो फॉर्म होता है रूप की बात होगी, टेस्ट की बात होगी और स्मेल की बात होगी। तो पाँच ये हो गए। तो मैं एक बार अपने थ्रू द वॉइस से मैं एक बार कवर करा देता हूँ, अगर आप ध्यान से सुने। तो पहला जो है मेटाफिजिक्स, ये 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 25 पार्ट्स ये दो हैं, ये पुरुष और प्रकृति में डिवाइड हो जाते हैं, राइट। और जो प्रकृति है, ये प्रकृति जो है आपका, इससे प्रकृति से मिलकर महत बना हुआ है। अब महत से जो है तीन पार्ट, मतलब महत से मिलकर अहंकार बना है। अहंकार जो है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। सत्व में दो पार्ट, जो सत्व अहंकार है इसमें भी दो हो जाते हैं, एक ज्ञानेंद्रिया, एक ज्ञानेंद्रिया और एक कर्म इंद्रिया, ठीक है। ज्ञानेंद्रिया में भी पांच है और कर्म इंद्रिया में भी पांच है। ज्ञानेंद्रिया में आपका ध्यान से देखिए नोज है, ईयर्स, आइज, और उसके बाद स्किन है, टंग है। और कर्म इंद्रिया में आप देखें तो आपका माउथ, हैंड, फिट, आर्गन, एनएस और सेक्स आर्गन है, राइट। उसके बाद अगर आप इसमें आ जाएं तमस में, तो हम तमस दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो तमस है,
अहंकार, यहाँ पे जो तमस है, रजस, बस रजस में कोई मतलब वो पार्ट में डिवाइड नहीं है, बस आप उसको जानिए। और तमस में आपके जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड है। आपका ग्रॉस बॉडीज है और उसके बाद है आपका महाभूताज। तो ग्रॉस बॉडी में भी 5 हैं, जो मतलब एयर है, फायर है, आकाश है, वाटर है, पृथ्वी है, राइट। और इसमें महाभूताज में आपकी जो साउंड की बात होगी, टच की बात होगी, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल की बात होगी, 5 ही होगी। मैंने ये सारी चीज़ें, आप अगर पूरा काउंट करेंगे तो 25 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे मेटाफिजिक्स में। आगे थोड़ा सा ही गाइस वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इतना फैक्चुअल है ना कि इसमें कहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसमें मैंने बनाया है, अगर इसको आप ध्यान से देखें हिंदी में, वो मेरे को या ऐसे एक स्ट्रक्चर आपको जैसे मैंने बताया वो दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे पुरुष है, प्रकृति है, शुद्ध चेतना, न कारण और कार्य की बात करता है, और जो प्रकृति है ये दोनों है, काज और इफेक्ट दोनों की बात करता है, ठीक है, सभी चीज़ों को। और यहाँ पे जैसे महत है, पहली या प्रकृति का पहला उत्पाद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप अच्छे से राइट डाउन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा कि जो प्रकृति का जो पहला उत्पाद है वो महत है, महत को ही बुद्धि कहा जाता है। ओके, इस महत बुद्धि से अहंकार बना है, राइट। अहंकार में अब पार्ट ए पार्ट बी में ये इसको तोड़ा गया है, जो कि सत्व अहंकार और रजस तमस अहंकार। मैंने एक बोला था एक रजस होता है, रजस का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से देख लेंगे मनस में, जैसे यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया हैं, यहाँ पे 5 सब सब्टल एसेंसेस है, जो तंत्र बताए ना, मैंने उसको बोला था ग्रॉस बॉडी बोला था, हाँ, तो वही यहाँ पे इसमें सब्टल एसेंसेस बोला हुआ है। 5 महाभूताज जो है मतलब जो ग्रास एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने बोला था आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 हो जा रहे हैं ना, हाँ 5 हैं, ठीक है। और ये सत्कारवाद, इसी को परिणामवाद भी बोला जाता है सांख्य दर्शन में। और कुछ कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कुछ कि जो आपका सत, रजस और तमस, तो ये किसके, जैसे सत को वाइट कलर से डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसे याद किया, सत सफ़ेद, राइट, तो ये वाइट कलर से डिनोट किया जाता है। आर जो है तमस आर फॉर रेड, इसको रेड कलर से डिनोट किया जाता है। और जो तमस है, तमस को आपको है ब्लैक कलर से डिवाइड किया जाता है। और ये सत्व है, ये हमेशा जो है फाइननेस की बात करेगा, ठीक है, प्रकाश से सुख शांति की बात करेगा जो सत्य है। और रजस में आपकी बात करेगा क्रिया और दुख का, एक्शन, और ये दुख की बात करेगा, ठीक है। और आपका जो तमस है ये ब्लैक, ये जो है जड़ता की बात करेगा, राइट, जैसे हैवीनेस, बहुत हैवीनेस वगैरह की बात करेगा। तो ये इनके बारे में भी मैंने बता दिया। फिर आगे अगर यहाँ पे देख ले कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है काज इफेक्ट करके, कि जो आपका काज वनली कौन है। ये जो मैं जितना बात बता रहा ना, आप फील करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। काज वनली, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, फिर मैं कह रहा हूँ, जो काज वनली है वहाँ पे आपका प्रकृति है, जो प्रकृति, सॉरी, इन्हें कोई अगर मैंने मेंशन किया होगा कि मतलब काज और इफेक्ट, तो वो चीज़ को आप हटा दीजिएगा। जो प्रकृति है वनली, जो काज का मतलब ये कारण बनती है, राइट। अगर इफेक्ट देखा जाए वनली, तो वनली इफेक्ट में 5 सेंसर जो आर्गन्स हैं, जो 5 सेंसरी आर्गन है वो आ जाएंगे आपका। और उसके बाद मनस आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 ग्रास बॉडीज आ जाएंगी। फिर आपका आता है बोथ काज एंड इफेक्ट, अगर दोनों देखा जाए काज और इफेक्ट, अगर इसको देखा जाए दोनों को, तो इसमें आपका आता है महत आता है, देन उसके बाद अहंकार आता है, और 5 सब टाइटल एसेंसेस जो मैंने बताया वो आते हैं। फिर नीदर काज एंड इफेक्ट, जिनमें से ना तो काज है ना तो इफेक्ट है, तो सबको पता है कि वो पुरुष है, जो कि अभी मैं बताया। तो पुरुष ना तो कारण है ना तो कार्य है, ठीक है, ना तो काज है ना तो इफेक्ट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया। अब फिर अगर योग में देखा जाए, अष्टांग योग में, थोड़ा सा इससे पहले मैं इसको बता दूं कि यहाँ पे वेट गाइस, जो यहाँ पे सत्कारवाद की बात कर रहा है, परिणामवाद, ठीक है, कार्य से पहले ही कारण मौजूद होता है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में अगर रखें तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये ना अलग अलग चीज़ को नहीं मानता, इसमें ये चीज़ पहले से ही बता देता है कि जो मतलब काज है, जैसे मान लीजिए तिल है, तिल आपको पता होगा जिससे मतलब ऑयल निकलता है, तो तिल में पहले से ही क्या होता है, ऑयल मौजूद होता है। इसलिए बोला गया है कि ये सत्कारवाद, ये परिणामवाद का है, कि इसका मतलब जो सॉरी, हाँ, जो कार्य है, मतलब जो इसका इफेक्ट है वो पहले से ही काज में क्या होता है, मौजूद होता है, इसलिए इसे सत्कारवाद या परिणामवाद कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सांख्य है, हाँ सांख्य में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
थ्रू द कमेंट। मैं अगर लगेगा इतनी सारी चीज़ें के बाद कि हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में वो चीज़ पिन कर दीजिएगा, अपना लिख दीजिएगा, फिर मैं जो वो सारी चीज़ों को क्या कर दूँगा, कवर करा दूँगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। हाँ, अब जैसे अष्टांग योग है। अब जैसे योग फिलॉसफी में देखा जाए तो पहले योग फिलॉसफी को कवर करके दिन में अष्टांग की बात करता हूँ। तो अगर योग फिलॉसफी में देखा जाए, योगा में, तो इसको सभी को पता होगा कि जिसके जो फाउंडर है वो पतंजलि जी हैं, पतंजलि हैं। और इसमें जो है 4 पार्ट्स को भी ये डिवाइड किया हुआ है। जैसे मतलब ये 4 पार्ट्स में मतलब सांख्यवादी को मतलब जो सूत्राज है मतलब 4 पाद हैं, ये जानिएगा आप, तभी क्लियर होगा शायद। जैसे इसमें 4 पद की जो बात करता है वो समाधि पद है, फिर उसके बाद है आपका साधना पद है, विभूति पद है, फिर कैवल्य है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। साधना मतलब साधना है, विभूति है, फिर कैवल्य है, फिर नहीं, समाधि भी है। पहला समाधि है, साधना है, समाधि साधना, फिर उसके बाद कैवल्य, फिर उसके बाद आपका है विभूति। तो ये आप सभी को जानिएगा। कैवल्य में जैसे अष्टांग मार्ग को भी इसमें मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे अष्टांग योग है। तो ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। और एक चीज़ और जानिएगा कि जो योग फिलॉसफी है, योग फिलॉसफी में ओनली वन पुरुष, एक ही पुरुष होता है। और सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों होता है। जो यहाँ पे मैंने बताया ना, इसमें पुरुष की बात भी होती है और प्रकृति की, लेकिन इसमें बस ओनली पुरुष की बात होती है। और सांख्य में बहुत सारे पुरुष होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग न्याय सांख्य असत्कार्यवाद। अच्छा, इसको भी अभी कवर किया जाएगा। तब तक के लिए मैं इसमें योग फिलॉसफी में ये जो है मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। अष्टांग योग में, इसमें भी जो है अष्टांग योग में कितने 9 है, जो ऊपर से नीचे आप देख रहे होंगे। यम है, वेट, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है अष्टांग योग हैं। अब कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि यम में क्या होता है। यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि। तो ये ऐसे भी पूछ लेता है डिवाइड करके। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल, ये जो 3 होते हैं ना, देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे है ना 3 चीज़, ये 3 है, 6, 7, 8, ये इंटरनल को बताते हैं। और ये जो यहाँ से ऊपर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये एक्सटर्नल को बताते हैं। यहाँ पे देखिए वाई का ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अष्टांग मार्ग में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंट्रोल ओवर द माइंड, मतलब बॉडी एंड स्पीच। यम में जैसे होता है ना यम नियम, इसमें क्या होता है आपका कंट्रोल ओवर द माइंड। इसमें भी 5 पार्ट्स होते हैं। आप ये ध्यान से देखिएगा ही कि इतने सारी चीज़ों में अगर मैं हर चीज़ लिखने लगूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाता और लिखने में काफ़ी टाइम टेकिंग होता। या फिर इसमें मैं एडिट करता तो सारी चीज़ें। अब यम में भी 5 आते हैं, वो कौन होते हैं एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है आपका। जैसे आपका अहिंसा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, या फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य है, फिर अपरिग्रही, अपरिग्रही मतलब घर का त्याग कर देना। तो पहला है अहिंसा, सत्य, नहीं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रही, ये 5 इसमें आते हैं यम में, ये जो आप याद रखेंगे। फिर यम के बाद आपका है नियम, है ना। नियम का मतलब कोई भी चीज़ आप क्या करते हैं, मतलब जैसे सारी चीज़ें मतलब रूल्स से कर रहे हैं, मतलब रूल बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, रूल फॉर द प्रोसेसिंग, जैसे गुड कंडक्ट, कोई चीज़ आप रूल से फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका नियम में आ जाता है। इसमें भी 5 होते हैं। अगर आप जानना चाहे जान सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे आपका इसमें है शौच है, संतोष है, तप है, फिर जैसे स्टडी ऑफ रिलीजियस, जैसे उसे क्या बोलते हैं, जैसे सत्य क्या होता है आपका, सत्य होता है, संतोष होता है, तप होता है, शौच होता है। ठीक है, फिर ईश्वर जैसे रिमेंबर गॉड, ईश्वर की प्रार्थना होती है। तो ये 5 होता है, जो कि आपको ये बहुत हार्ड होता है थोड़ा लर्न करना, लेकिन अब मतलब दिमाग में हमेशा के लिए रखना। तो बस मेरे को तो ये 8 याद होते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में जब अगर आप पढ़े हो बुक के थ्रू पढ़े हो ना, जैसे कि सीक्वेंस से, तो वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रहती हैं। तो आप कर लोगे। जैसे सच है, संतोष है, तप है, फिर उसके बाद साध्य है, फिर ईश्वर की प्रार्थना है मतलब प्रेयर है। फिर आपका है आसन। आसन में सभी को पता होगा कि योग का जो आप मतलब योगा करते हो आप, कई आसन होते हैं ना उसमें, तो वो आसन की बात करता है। इसमें आपका पोस्चर वगैरह की बात की जाती है। एक जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, ये इसी में आता है, आसन में आता है। फिर आपका है प्राणायाम। प्राणायाम में सभी को पता होगा कि जो ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ऐसे अनुलोम विलोम करना, ऐसे प्राणायाम बोला जाता है। तो ये चीज़ इसमें आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आता है, ये प्राणायाम तक मैंने कर दिया। फिर प्रत्याहार,
आपका है प्रत्याहार। प्रत्याहार को ऐसे पूछे, जैसे इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग पॉजिंग फॉर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को लेके जो कंट्रोलिंग पॉजिंग है, मतलब इंद्रियों को क्या करना, जैसे बाहरी के विषयों, मतलब जो बाहरी विषय में आपका ध्यान भटक रहा है, ठीक है, उसको क्या करना, मतलब वहाँ से हटा करके अंतर्मुखी कर लेना। मतलब अपने, मतलब जैसे जो होता है ना कि बाहर की चीज़ों में आपका जैसे ज्ञानेंद्रियाँ भटक रही हैं, तो उसको क्या करना, बांधना। वो किस में आता है, प्रत्याहार में आता है। ये थोड़ा सा आप लर्न करिएगा कि आप, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि इसके मीनिंग में थोड़ा सा हिडन रहता है, नियम वगैरह में अपना बता लेंगे। फिर अपना धारणा। धारणा का मतलब आप कोई पर्सपेक्टिव बना लेते हो किसी भी चीज़ को लेकर ना, मतलब माइंड में, राइट। इससे एक तरह से मेडिटेशन के थ्रू आप की धारणा ऐसे करते हो ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपका है ध्यान। ध्यान जो है ये थोड़ा सा वन स्टेप अहेड, धारणा का ही ये पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा एक वन स्टेप अहेड, मतलब एडवांस हो जाता है, ठीक है। इसमें मतलब क्या करते हैं, ध्यान लगाता है पुरुष, बैठ के व्यक्ति मतलब ऐसे करता है। फिर उसके बाद लास्ट वन है आपका समाधि, जो कि आई होप ये सबको पता होगा कि जो समाधि में एकदम ये लास्ट स्टेप होता है अष्टांग मार्ग का, मतलब कोई अगर समाधि ले लेता है तो इंटरनल मीन्स एक्सटर्नल मीन्स, ये भी मैंने बता दिया। लास्ट थ्री जो ये होता है आपका इंटरनल में आते हैं और ये इसमें आते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले रहा होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना होगा। अब धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी स्लाइड खत्म हो जाएगी। फिर अब आते हैं हम लोग न्याय के बारे में, जिस सॉरी 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 वेट, या न्याय फिलॉसफी, और उसके बाद वैशेषिक और वेदांत। तो मैंने हमने सांख्य देख लिया। सांख्य से, और सांख्य जो है, सांख्य से पहले ही क्या होता है, एक न्याय होता है। अब न्याय में क्या क्या सारी चीज़ें देखने को मिलती है, असत्कार्यवाद। जैसे जो सांख्य था सत्कार्यवादी को मान रहा था, आपने, मैंने वो भी बताया ना कि जो तिल वाला एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही असत, जो न्याय दर्शन है वो असत्कार्यवादी को मानता है। या फिर इसी को आरंभवाद भी कहा जाता है। कार्य एक नई रचना है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना अफेक्ट, कारण में पहले से मौजूद नहीं होता है। जैसे सांख्य दर्शन में बताया था कि जो कारण है वो क्या होता है, जो कार्य है वो कारण में मतलब क्या होता है, मौजूद होता है। इसमें क्या है कि जो कार्य है वो कारण में मौजूद नहीं होता है, ये दूसरों दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ये न्याय की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क से क्या करते हो आप, कर्ड बनाते हो, दही बनाते हो, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो कर्ड है, क्या ये पहले से मिल्क में मौजूद था, नहीं था। तो इसका मतलब जो कर्ड है, जो कारण है वो क्या होता है, वो कार्य में, मतलब पहले से मौजूद नहीं होता है, ठीक है, जो अफेक्ट है कार्य। लेकिन यही सांख्य में देखा जाए, जो तिल का मैंने एग्जांपल दिया था, तिल है, उससे क्या निकाला जाता है, ऑयल, तेल निकाला जाता है। तो तिल जो है क्या होता है, तिल में ही मौजूद होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिल्क से कर्ड जो है मिल्क में कभी मतलब इंक्लूडेड नहीं रहता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे का जो अफेक्ट होता है वो ऑलरेडी काज में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लर्न कर लीजिएगा। सत्कार्यवाद और आरामवाद को मानता है। और न्याय जो है ये सेल्फ लिबरेशन की बात करता है। अगर मैं अच्छे से, अगर यहाँ पे आप पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये सेल्फ लिबरेशन की बात करता है। और ये गॉड इज वन, ये बोलता है कि वर्ड क्रिएटेड, मतलब गॉड के द्वारा ही वर्ड को क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। आउट ऑफ द फोर जो इंटरनल एटम्स हैं इसमें, जैसे स्पेस है, टाइम है, माइंड है, सोल है। आपका स्पेस है, माइंड है, उसके बाद आपका टाइम है, फिर आपका क्या है, सोल है। तो ये चार चीज़ों से मिलकर क्या किया गया है, वर्ड, मतलब वर्ड क्रिएटेड है, मतलब बनाया गया है। और उसके जो मालिक हैं वो कौन है, गॉड है, ईश्वर है। ये सांख्यवाद बोलता है। तो आई होप थ्योरी ऑफ कासेशन यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया। आते हैं अब उसके बाद वैशेषिक में। वैशेषिक में इतना बहुत इसको ये भी ध्यान रखिएगा, जो वैशेषिक है इसके जो फाउंडर हैं वो कणाद हैं, ठीक है। बहुवादी यथार्थवाद को ये, मतलब जो वैशेषिक है वो मानता है। और ये परमाणु सिद्धांतिक, मतलब एटम थ्योरी जो है इसमें वैशेषिक में ये है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो वैशास है ये भी असत्कार्यवादी को फॉलो करता है। जैसे न्याय है असत्कारवाद को फॉलो करता है, वैसे वैशेषिक भी क्या करता है, असत्कारवादी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और वैशास में ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको, इसको उलूक फिलासफी भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि उलूक की फिलासफी, क्योंकि उलूक भी इसके कुछ सॉरी, जैसे कि सॉरी, मतलब उलूक के द्वारा, ऐसे कैसे बता सकता मैं, हाँ, उलूक के द्वारा क्या किया गया है, इसके जो फाउंडर, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, इसलिए इसको उलूक की फिलासफी भी कहा जाता है।
मतलब कुछ जो फाउंडर हैं उलूक, तो इसीलिए इनको उलूक फिलासफी से बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी 7 पदार्थ हैं, जैसे आपका द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष, समवाय, फिर अभाव। वेट, यहाँ पे ठीक है, अभाव, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट वन नेम्ड है वो अभाव है। ठीक है, क्योंकि कणाद के द्वारा जो जो कणाद है इसके, ये फर्स्ट 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 6, ये जो 6 हैं ये कणाद के द्वारा दिया गया है। लास्ट वन जो अभाव है ना, ये कमेंटेटर, मतलब कि जो लास्ट वन नेम है अभाव, ये ऐड किया गया है किसके द्वारा, बाई हिज कमेंटेटर के द्वारा। अभाव, अभाव में ये भी ध्यान रखिएगा, नॉन एग्जिस्टेंस जो अभाव होता है वो संसर्ग भाव और अन्य भाव दो होते हैं। संसर्ग भाव और एक होता है अन्य भाव, मतलब ये दो अभाव मतलब डिवाइडेड है। ये पेपर 1 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, अब पूछता भी है। तो अभाव को 2 पार्ट में आप जानिएगा, संसर्ग भाव और अन्य भाव, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे, इससे ज़्यादा वैसा मतलब आपको वैशेषिक मतलब फिलासफी में बहुत ज़्यादा उतने देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग वेदांत फिलासफी में। अब अगर वेदांत फिलासफी को ध्यान से देखा जाए तो इसमें प्रस्थान त्रयी की बात होगा। प्रस्थान त्रयी, ये बस ऐसे पूछ लिया जाता है, प्रस्थान त्रयी किस में बात की जाती है वेदांत में। अब प्रस्थान त्रयी में 3 आते हैं, उपनिषद है, भगवद गीता है और ब्रह्मसूत्र है। ये 3 जो है ऊपर किस में आते हैं आपका वेदांत फिलासफी में, उपनिषद, भगवद गीता और आपका है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो आपका वेदांत फिलासफी में। हाँ, अगर इसमें जो है थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो मेटाफिजिक्स है, मतलब एकम सत्य, जब ओनली वन रियलिटी, अगर इसका मेटाफिजिक्स देखा जाए वेदांत का, तो ओनली वन रियलिटी जो है ये बस ब्रह्म को मानते हैं। अगर देखा जाए कि जैसे ब्रह्म इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, अगर देखा जाए जो सब कुछ जो भी है वो क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्य मानते हैं जो वेदांत हैं। वेदांत में ये चीज़ है कि जो वेदांत दर्शन है ये ब्रह्म को ही एक परम सत्य मानते हैं। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है, संसार सत्य नहीं है, यह सब कुछ क्या है, ये बोलते हैं कि सब कुछ मोह माया है। जो संसार है क्या, एक तरह से मोह माया है। जो भी है वो परम सत्य, वो क्या है, ओनली वन रियलिटी इज ब्रह्म, राइट। वर्ल्ड इज नॉट रियल, वर्ल्ड ऑल, मतलब इट इज़ ऑल माया, सब कुछ क्या है, मोह माया है, वेदांत फिलासफी में। फिर इसमें साधना चतुष्या की बात इसी में बोली गई है, जैसे प्रस्थान से ये 3 है, साधना चतुष्या इसी में बात की गई है, जो कि बहुत डिटेल में वो नहीं आता है। ठीक है, अब वेदांत फिलासफी में जैसे वैलिडेट और द 6 सोर्सेस ऑफ द नॉलेज, इसमें जो 6 सोर्सेस नॉलेज है, मतलब अब वेदांत फिलासफी का एक नॉलेज जैसे 2 फॉर्म्स में किया गया है। जैसे पहला है आपका जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म में भी जैसे क्या है, एक निराकार और एक है साकार। मतलब निराकार भी जैसे होता है ना निर्गुण, सॉरी ऐसे निराकार विद निर्गुण और साकार विद सगुण। तो निर्गुण और सगुण ये 2 मतलब इसमें बात की गई है। आगे हाँ, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ से क्वेश्चन पेपर 2 में देखने को मिला है। बस क्या चीज़ पूछता है वो मैं बस बता रहा क्लियरली। जो वेदांत में, थोड़ा सा और इसको ऊपर किया जाए, हाँ वेदांत, इसमें जैसे ये है ना कि सॉरी, कंसेप्ट ऑफ जो पंचकोश है, मतलब ये भी पूछा जाता है कंसेप्ट ऑफ पंचकोश किस में देखने को मिलता है, तो वेदांत में देखने को मिलता है। अब ये है क्या, इसमें आनंद माया, जो आनंदमय है, एक चीज़ इसमें मन होता है, इसे ऐसे लिख दूँ, ये मन, 5 लेयर होते हैं, जैसे ये मन हो गया, ठीक है, 1 2, इसे बना देते हैं 1 2 3 4, उसके बाद वेट, फिर उसके बाद आपका ये 5, सब मिला दिया कि इसमें 5 लेयर होते हैं, राइट। वेट गाइस, बता रहा, मन 1 2 3 4 5, देखिए देखो 1 2 ऐसे नंबरिंग की जाती है, ध्यान रखिए 1 2 3 4 और लास्ट 1 5। तो नंबरिंग जो है इसका अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर करिएगा। जो 5वां है ना, यही आनंद माया कोश है। ठीक है, तो पहले पे ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे पूछता है, तो पहला जो होता है वो आपका अन्य माया कोश होता है, ये आपका
अन्नमाया कोश है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहला अन्नमाया कोश है फूड, दूसरा है आप प्राणमाया कोश, तीसरा है आपका मनोमाया कोश, और चौथा है विज्ञान माया कोश, और पांचवा है आपका आनंद माया कोश। तो ये मन के जो है 5 लेयर हैं। तो मन के पास बोलेगा सबसे नियरेस्ट जो लेयर है वो कौन सा होता है, आनंद माया कोश, ये ध्यान रखिएगा। मन के जो सबसे पास होता है, जो 5वें नंबर पे, वो आनंद माया कोश होता है, और सबसे जो दूर होता है, ठीक है, वो अनन्य माया कोश होता है। तो लास्ट वन अनन्य माया कोश, और जो सबसे नज़दीक होता है वो आनंद माया कोश होता है। और ये कंसेप्ट ऑफ जो पंचकोश है, तैतरीय उपनिषद, एज पर तैतरीय उपनिषद में ये जो बात मेंशन की गई है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा वो भी पूछ लेते हैं कि इसके मतलब मीनिंग, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फूड के बारे में है, एनर्जी के बारे में है, ठीक है, और ये मेंटल के बारे में है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी 2 चीज़ याद रखिएगा, लास्ट लेयर जो है अन्नमया कोश है, और जो सबसे नियरेस्ट मन के पास है वो आनंदमया कोश है, ठीक है। और यहाँ पे जो आनंद माया कोश, यहाँ पे मतलब ब्लिस बॉडी, जो परमानंद की मतलब प्राप्ति होती है, या आत्म साक्षात्कार जिसे बोलते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। ये सिद्धांत मतलब जैसे आत्मा की खोज के लिए इन 5 कोषों का संतुलन मतलब जरूरी मानता है। जैसे कि अगर ये 5 जैसे अगर आपको क्या बोलते हैं, जैसे मतलब आत्मा की खोज, जो मन में कि क्या चल रहा है, सारी चीज़ें ये सिर्फ जानने के लिए, तो आपको इन 5 कोषों का जो संतुलन है वो मतलब ज़रूरी है। अगर ये 5 लेयर का जो संतुलन आप नहीं बना पाते हैं, तो आप आत्मा की खोज में सफल नहीं हो पाएंगे कि आत्मा क्या है। ये सारी चीज़ें आप उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नास्तिक। अभी तक गाइस आप ध्यान से सुनिएगा, जो इंडियन फिलॉसफी में जितनी 6 फिलॉसफी थी, जो मतलब आस्तिक हैं, वेदों को मानती हैं और भगवान ईश्वर में विश्वास रखती हैं, वो हमने अभी कवर कर दिया एक एक करके सारी चीज़ें। हाँ, नो डाउट गाइज, एक आध पॉइंट छूट गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। नेक्स्ट किसी छोटे से वीडियो में या क्लिप में मैं क्या करूँगा, उन पॉइंट को कवर कर दूँगा। लेकिन मेरे को लगता है कि इतना मच मोर इनफ है। बस आप दबा के इसका रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखिएगा। और PYQ, मैं बार बार रिवीज कह रहा हूँ, PYQ काफ़ी ज़्यादा आपका है मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप वहीं से मतलब आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने जितनी भी स्लाइड कवर कर रही हैं, या फिर जो भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थ्रू द ये प्रोसेस, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ये हेल्पफुल है। या फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद, रिवीजन करने के बाद, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे, तब आपको लगेगा कितना बड़ा मतलब एडवांटेज है इस वीडियो को देखने का। या नास्तिक दर्शन इसमें है आपके जो है 3 हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और चार्वाक हैं, तीनों आते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए हम लोग बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, हाँ, जैन फिलॉसफी की बात करेंगे, ठीक है। और चार्वाक में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, इसलिए आप उसको मैं अभी कुछ देर में बता दूंगा, ठीक है। बौद्ध दर्शन के बारे में थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे शिक्षा की शुरुआत जो है ये पबजा है, ये 8 वर्ष में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा की शुरुआत पहले इसको देख लेता हूँ, फिर जो पॉइंट शीट होगा मैं अपने से एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। जैसे पबजा में है, ये 8 वर्ष में दिया जाता है। उपसंपदा, ये उच्च शिक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो पबजा 8 वर्ष में शुरू हो जाता है। उपसंपदा अगर बात किया जाएगा, वो बौद्ध धर्म है। उपसंपदा जो कि उच्च शिक्षा की बात करता है, और ये कोई भी जाति लिंग में भेदभाव नहीं करते हैं, ये मतलब बौद्ध दर्शन। अज्ञान, अगर यहाँ पे जैन में देखा जाए तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य, कर्म और जाति व्यवस्था के पूर्णतः नहीं नकारते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या करते हैं, नहीं नकारते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य के बाद, मतलब ये मतलब कर्म और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से क्या करते हैं, नकारते नहीं, मतलब इन सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब मुख्य सिद्धांत यहाँ पे देखा जाए, जैसे बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद है, ठीक है, आत्मवाद, फिर उसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद, सॉरी प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। 12 लिंक चेन ऑफ द कॉजेज हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें बौद्ध धर्म, जैन में है साधवाद। हाँ, इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे इसमें ये पॉइंट दे देगा कि कौन जो है जैनिज्म से रिलेटेड है और कौन बौद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे ये साधवाद है, हाँ, साधवाद, अनेकांतवाद, ठीक है, ये दोनों वर्ड जो है जैन वर्ड से रिलेटेड है, सॉरी जैन धर्म से रिलेटेड है। ज्ञान मतलब ज्ञान सापेक्ष है या बहुयामी सत्य है। जीव और अजीव की बात करते हैं जैन धर्म में, जीवा जीवा, अभी उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद है आपका मोक्ष का मार्ग जो है, तो 4 आर्य सत्य हैं। इसमें 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म में क्या है, जैसे दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध भी है, और अष्टांग मार्ग भी है, ठीक है।
प्रज्ञा मतलब शोर समाधि, ये मैं भी बताऊंगा अष्टांग मार्ग के बारे में भी। त्रिरत्न है, जो त्रिरत्न है वो जैन धर्म में, ध्यान रखिएगा, चार आर्य सत्य बौद्ध में आते हैं और त्रिरत्न जो है वो किस में आते हैं, आपका जैन धर्म में आते हैं। उसमें भी है आपका सम्यक दर्शन मतलब राइट राइट फेथ है, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज है, असम्यक चरित्र राइट कंडक्ट है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में कौन त्रिरत्न है, चार ऑप्शन देगा, उसमें आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दृष्टि भी देता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो त्रिरत्न का पार्ट नहीं है। तो आप तीन चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये त्रिरत्न में आपका आता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तीन पार्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। त्रिरत्न में सम्यक दृष्टि को ना मेंशन करिएगा। नियम और ग्रंथ में देखा जाए तो त्रिपिटक है, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक, ये पाली भाषा में, ठीक है। तो त्रिपिटक कौन है, सुत्त है, विनय है, अभिधम्म है। फिर आपके आते हैं पंच महाव्रत, जो कि इसमें बात किया गया है, ठीक है, जैन में। यहाँ पे देखें आप तो पंच महाव्रत में अहिंसा है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ग्रंथ में आगम ग्रंथ है जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ये पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ की बात, सॉरी, अब बौद्ध धर्म में जो है पाली भाषा फोकस करता है, और ये जो जैन धर्म है वो प्रकृति भाषा फोकस करता है, जो आगम इनका एक ग्रंथ है, ठीक है। इसी तरह से अब कुछ पॉइंट जो बौद्ध में बचा हुआ है, हालांकि इतना तो मजमूर एनफ है, लेकिन फिर भी जो त्रिपिटक और बारे में भी मैंने बता दिया, सुत्त, विनय और अभिधम। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सुत्त पिटक हैं, सुत्त पिटक का कभी कभी ऐसे मीनिंग भी जैसे कहाँ गया, वेट, या ये रहा। जैसे सुत्त पिटक में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसको आपको जानना है, क्योंकि कभी ऐसे पूछ लेता है। तो जितने भी उपदेश और संवाद की बात की गई है, उपदेश या फिर उपदेश और संवाद, ये किस में आ जाएंगे आपका, मतलब सॉरी, इसमें आते हैं, सुत्त में आ जाते हैं, ठीक है। सुत्त में, सुत्त पिटक में ये दो चीज़ें मेंशन की गई हैं, उपदेश और संवाद। फिर आते हैं अभिधम पिटक, फिर सुत्त पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, जितने भी ऑल रूल्स मतलब बनाए गए हैं रिलेटेड टू मॉन्क्स और मतलब नन्स, जो मॉन्क्स एंड नन्स, मॉन्क्स और नन्स को लेकर के जितने भी ऑल रूल्स, जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी नियम वो किस में आते हैं, विनय पिटक में आते हैं। ये पूछता है ऐसे, ठीक है, कि आपका जो सुत्त पिटक में मतलब बौद्ध दर्शन से, धर्म से रिलेटेड जो उपदेश और संवाद किए गए हैं वो मेंशन है, और जितने भी रूल बनाए गए हैं मॉन्क्स और नंस को लेकर के वो विनय में है। और जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में आपका जैसे मतलब बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मतलब डिटेल बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। जो भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को लेकर के जितनी भी सारी चीज़ें हैं मतलब डिटेल्ड वे में, वो आपको अभिधम पिटक में इंक्लूडेड है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी मैंने, जो भी था। कास्ट और ये सारी चीज़ों को ये नहीं मानते, इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। पब्जा उपसमता के बारे में बता दिया। फोर मतलब इसमें जो आर्य सत्य है वो भी मैंने बता दिया। चार आर्य सत्य मतलब आपका दुख है, समुदाय, समुदाय का मतलब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि दुख का कारण, ठीक है। मतलब निरोध की बात करते हैं, ये मतलब दुख कैसे उसको हटाया जा सकता है, तो उसके जो है अष्टांग 8 मार्ग हैं। उन 8 मार्ग को अगर आप बस एक सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, याद रखना भी है। और इसका ध्यान रखिएगा जो 8 मार्ग हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश सभी में आते होना चाहिए। कभी कभी हिंदी में लिखता है, ये ना सोचिएगा कि हम को हिंदी में याद है, कभी कभी इंग्लिश में भी लिख देता है। तो आपको मतलब इंग्लिश में पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। जो कि आपका है, पहला मैं बताऊँ कैसे काउंट करूँ। सम्यक आपका है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक, सॉरी आप काउंट करते रहिएगा नहीं तो छूट जाना। और 8 है ना, आपका है सम्यक दृष्टि, और फिर सम्यक संकल्प, सम्यक वाक मतलब स्पीच जिससे बोला जाता है, सम्यक कर्म, संकल्प मैंने बताया, सम्यक कर्म 4 हो गए। सम्यक कर्म है, फिर सम्यक आजीविका, फिर सम्यक व्यायाम है, फिर आपका सम्यक स्मृति, सम्यक सम्यक लास्ट वन क्या है, समाधि है। तो आई होप 4 हो गए, आपको क्लियर हो गया हो। तो ये 4 मैंने बता दिया। ओ शिट, 8 मैंने बताया क्या क्या। सम्यक आपका सम्यक दृष्टि था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म था आपका, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। 1 2 3 4 5 6 7, एक्स्ट्रा हो गया क्या, नहीं यहाँ पे एक कॉमा लगाया था मैं, काउंट कर दिया, 8 है, मैंने 8 बता दिया। तो ये आप 8 याद रखिएगा,
ये पूछता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस आठ मतलब अष्टांग मार्ग में जो फर्स्ट और सेकंड है, इसे बोला जाता है प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा या प्रज्ञा, इसी को आप ध्यान रखिएगा। जो शुरू के दो दो थे उसे बोलते हैं प्रज्ञा या प्रज्ञा, और जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये जो तीन थे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन्हें बोलते हैं मतलब शील। ठीक है, और उसके बाद जो है सिक्स, सेवेंथ और एट्थ, इसे बोला जाता है समाधि। ये समाधि में तीनों आते हैं। तो ये दो जो है आप ध्यान रखिएगा, प्रज्ञा और प्रज्ञा बोलते हैं, इसे तीन को शील बोलते हैं, इन्हें समाधि में मेंशन किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और रिलेटेड टू कुछ और इसमें टर्म्स हैं, मतलब आपके बौद्ध फिलासफी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, जैसे आप ये हमेशा वैसे बात करेगा आपका मतलब द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द 12 लिंक्स ऑफ द चेन, इनकी बात करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, हमेशा एक कर्म की बात करेगा। बौद्ध धर्म जो है हमेशा कर्म मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। थ्योरी ऑफ नॉन सोल, ठीक है, ये नॉन सोल की बात करता है, सोल की बात नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा नॉन सोल की बात करते हैं, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ द थ्योरी ऑफ द नॉन सोल। तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम। हाँ, जैन धर्म में मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी है। फिर भी अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो जैन धर्म में ये इसका जो कोर प्रिंसिपल है जैन धर्म का, मैं बता रहा हूँ जो इसका कोर प्रिंसिपल है, ये तीन चीज़ में मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मेंशन की हैं। बुद्ध फिलॉसफी थोड़ा सा लग रहा है कुछ यहाँ पे था ना, जो नॉन सोल है इसमें आएगा, सॉरी ये चीज़ मिस्टेक हुई, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। नॉन सोल इसमें ना मेंशन करिएगा। और जो है थोड़ा सा ये भी नॉन सोल की बात करते हैं, जैनिज्म भी बात करता है। हाँ, इसको सही, कोई बात नहीं, करेक्ट है सब। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, कि आप जो इसके जो कोर प्रिंसिपल है ये भी नॉन सोल का, नो डाउट गाइज, मेंशन कर लीजिएगा। कोई मतलब वो भी सही था, करेक्ट है, ठीक है। मेरे को लगा कि यहाँ पे जो आत्मा है, आत्मा को जैसे ये आत्मा को नहीं मानते, जैसे नॉन सोल की बात करते हैं, ये भी नॉन सोल की बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ नॉन सोल इसमें आपको पता होगा, जब बुद्धिज्म रिजेक्ट मतलब सबको जितनी भी आइडिया है, ठीक है, सबको रिजेक्ट करता है। मतलब सेल्फ मतलब जो सोल है, इंटरनल सोल, बिकॉज ऑफ द एवरीथिंग इज द मोनूमेंट्री है, मतलब सब कुछ क्या है, क्षणिक है, मतलब इसको ये बताते हैं थ्योरी ऑफ नॉन सोल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो कोर प्रिंसिपल है जैनिज्म का, ये नॉन सोल है पहला। दूसरा आपका है मतलब सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे पूछती हैं, सेल्फ कंट्रोल है। फिर आपका जो है आपका जो चौथा है सोल एंड कर्म। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लग रहा है मिसमैच हो रहा है गाइज, मैं थोड़ा सा इसे मेंशन कर दूँ। जो नॉन सोल है, वेट नॉन सोल ये आता है आपका बौद्ध दर्शन में, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट। नॉन सोल जो है वो बौद्ध दर्शन में आता है, जो थ्योरी ऑफ नॉन सोल को इसमें बताते हैं, ठीक है, ये नॉन सोल की बात करते हैं। लेकिन जो जैन धर्म है गाइज, ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस नॉन वायलेंस की बात करते हैं, सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, और उसके बाद ये सोल एंड कर्म की बात करते हैं। ये सोल में विश्वास करते हैं, कर्मा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, नॉन सोल वो बौद्ध दर्शन में चला जाएगा, लेकिन नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल और सोल एंड कर्म, जो सोल की बात है ये करते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा जैन धर्म में। आई एम सॉरी गाइस, ओके, तो इतना आप मेंशन कर लीजिएगा जरूर। फिर आगे इसके बाद अगर इसमें हम देखें मतलब और भी जैन दर्शन में क्या है, तो ये महावीर जो है आपको पता ही है कि मतलब जैनिज्म में जो है महावीर महावीर को ज़्यादा फेमस उसी उन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है एक तरह से। फिर मतलब ये हमेशा जो है तीर्थंकरा मतलब तीर्थंकर को ज़्यादा मतलब उच्च पे रखते हैं, मतलब सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। तीर्थंकर, जो कि तीर्थंकर का अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो ब्रिज मेकर का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं, है ना। आगे अगर इसका देखा जाए कि जो फर्स्ट तीर्थंकराज थे, जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव, ठीक है। पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे, और जो लास्ट में थे वो कौन थे, महावीर। हालांकि इनके जो है महावीर से ही इनको मतलब ये जैन धर्म को जाना जाता है, काफ़ी फेमस यही हुए। लेकिन पहले तीर्थंकर अगर पूछा जाए तो वो ऋषभदेव थे, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और इसके जो ग्रंथ है उसे आगम बोला जाता है, ठीक है, इस ग्रंथ को आगम। और इसमें बोला था बौद्ध धर्म में अगुल्तरा निकाय, क्या, वेट गलत, अगुल्तरा अगुल्तरा निकाय, अगुल्तरा निकाय जो है
ये बौद्ध दर्शन के मतलब जो टेक्स्ट है उसको बोला जाता है ग्रंथ को, और जो आगम है ये जैन धर्म में ग्रंथ को बोला जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये लिबरेशन की बात करते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब मुक्ति की बात करेंगे। त्रिरत्न और पंच महाव्रत की बात आपको पता ही है, इसमें मेंशन किया गया जो मैंने बता दिया। पंच महाव्रत में आपको पता ही होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर ये, हाँ, अब हम लोग चलेंगे इसमें इस्लामिक मतलब शैक्षिक दर्शन इस्लामी में बहुत ज़्यादा कुछ आपको देखने को उतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये बात देख लेते हैं। शैक्षिक संस्थान जो है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें मकतबा और मदरसा की बात की जाती है। मकतबा और मदरसा, जो कि मकतबा जो होता है वो प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। प्राथमिक शिक्षा में जैसे कुरान का पाठन हो गया, मस्जिद से जुड़े ये सारी चीज़ें मतलब मकतब में होती हैं। और मदरसा मदरसा जो है उच्च शिक्षा की बात करता है हमेशा, ठीक है, मतलब ये व्याख्यान पद्धति की बात करते हैं। हायर सेकेंडरी की बात करते हैं, किसमें, मदरसा में बात होती है। मुख्य उद्देश्य जो है नैतिकता और अल्लाह के ज्ञान का विकास करना होता है। विद्या इसे रटना और आप पीयर ट्यूटरिंग करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है नैतिकता और अल्लाह के ज्ञान की बात करते हैं। इनकी जो विधियाँ हैं वो रटने पे बात करते हैं और पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं। ज्ञान के प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, ये चीज़ ध्यान में, बिस्मिल्लाह खानी जो है ये शिक्षा की जो शुरुआत है 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की आयु में। जैसे हम लोग उपजा की बात होती है ना, उपसंपदा की बात होती है, वैसे यहाँ पे बिस्मिल्लाह खानी जो है शिक्षा की जो शुरुआत है वो 4 साल 4 महीने और 4 दिन की बात इसमें की जाती है। इसमें क्या हो जाती है, आयु में शुरुआत की जाती है। बस इतना बहुत ज़्यादा है इस्लामी धर्म के लिए कि, और हाँ, एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखें तो मैं मतलब थोड़ा सा इसमें मेंशन कर सकता हूँ। जो इस्लाम धर्म है उसमें एक अर्घ मतलब अर्घ शिष्य प्रणाली होता है। मैं यहाँ पे अर्घ, ऐसे वेट गाइस, इंग्लिश में लिखता हूँ तब थोड़ा सही रहेगा। आपका होता है अर्घ शिष्य, अर्घ शिष्य प्रणाली। ये अर्घ शिष्य प्रणाली की बात करते हैं। मतलब ये पूछा जाता है कि जो मोनिटोरियल सिस्टम है वो किस में बात की गई है, तो वो इस्लामिक धर्म में ही बात की गई है। मोनिटोरियल सिस्टम इस्लाम की ही बात की जाती है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब जैसे वो मतलब अर्घ शिष्य प्रणाली यही होता है कि विच द, जैसे जो ओल्डर हैं, ओल्डर और जो बेटर स्कॉलर हैं वो टाट करते हैं किसको, यंगर और वीकर मतलब जो पीपल्स हैं। आप इसी को ध्यान रखेंगे, जिसको मतलब ज़्यादा अनुभव है, जो मतलब ओल्डर स्कॉलर हैं, बेटर स्कॉलर, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिखाते हैं किनको, यंगर वन को सिखाते हैं। जो वीकर पीपल्स हैं, जो कमज़ोर शिष्य हैं, उनको क्या करते हैं, वो बताते हैं। तो यही है अर्घ शिष्य प्रणाली, जो कि इसमें मोनिटोरियल सिस्टम इसमें इस्लाम में बात की जाती है। आगे हम देखते हैं पाश्चात्य दर्शन। हाँ, पाश्चात्य दर्शन थोड़ा जितना, अभी तो हम लोग इंडियन फिलॉसफी जो था, ठीक है ना, वो ख़त्म कर लिए। अब वेस्टर्न फिलॉसफी की बात आती है। वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ा सा अगर आप सब्र रखें तो इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैं उसमें मेंशन कर दूं कि अगर एक जगह मतलब पॉइंट में बताना हो मेरे को, तो थोड़ा सा जैसे कि इंडियन फिलॉसफी में जो ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, उसमें आप बस आप राइट डाउन कर सकते हैं जो वे मतलब कि आपका जैसे वैशिष्ट फिलॉसफी जो था उसमें जो है वो कनाड मतलब कनाड थे, उसके फाउंडर थे। और उसके बाद जो है न्याय, न्याय के जो है कपिल मुनि थे। न्याय के कौन थे आपके, सॉरी, मतलब वैशाख में कड़क थे। न्याय में आप जो है गौतम, गौतम का दूसरा नाम भी अक्षपाद भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। न्याय के जो कौन थे, वो गौतम थे। न्याय के गौतम, इन्हीं को अक्षपाद भी बोला जाता है, अक्षपाद, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है सांख्य। सांख्य जो है कपिल मुनि थे, ठीक है, जो सांख्य थे वो कपिल मुनि थे। उसके बाद युग फिलॉसफी, युग फिलॉसफी के आपके पतंजलि हैं। मीमांसा और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा इसके जैमिनी जो है फाउंडर हैं। और उत्तर मीमांसा के जो है वो शंकरा हैं। उत्तर मीमांसा के कौन है, शंकरा हैं। अब आते हैं अनऑर्थोडॉक्स, मतलब जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है, इसमें नास्तिक हैं, मतलब चावर्क हैं। चावर्क जो है इनके, चावर्क ही या बृहस्पति इनके फाउंडर हैं। या बुद्धिज़्म के आपको पता है ये गौतम बुद्ध जी हैं। और जैनिज़्म के जो है आपके कौन है, महावीर जी हैं। आई होप ये चीज़ मैंने कवर कर दी। अब आते हैं पाश्चात्य में। तो मेरे को लगता है कि जो इंडियन फिलॉसफी में ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स जो भी थे वो मैंने कवर कर दिया। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ें पॉइंट क्योंकि मैं मेंशन कर दूं फिर से,
हाँ, यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्पेस है तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक बार मेंशन करता हूँ। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, भूलिएगा ना, कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इधर में इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी उनके नाम है, और वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो उनके प्रमाण हैं, जो वैलिड सोर्स ऑफ जो नॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन फिलोसफी है, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, और जो उनके वैलिड सोर्स है कि उनके वैलिड सोर्स क्या है, उनके प्रमाण क्या क्या हैं, इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, जैसे अद्वैत वेदांत, तीनों मतलब ये तीनों एक ही में आ जाते हैं, अद्वैत वेदांत, ठीक है, फिर उसके बाद अद्वैत वेदांत, फिर प्रभाकर फिलोसफी उतना नहीं आता है, फिर अद्वैत वेदांत का जाने। जो अद्वैत वेदांत है, इसमें जो है इसके 6 सोर्सेस हैं। पहला है आपका है परसेप्शन, आप लिख सकते हैं, परसेप्शन है, और फिर इन्फ्रेंस है, वर्बल टेस्टिमनी है, फिर आपका है कंपैरिजन है, फिर पास्टुलेशन है, फिर नॉन एम्प्रीहेंस है। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 6 हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो इंडियन फिलोसफी है, न्याय। न्याय में इसमें जो है, इसमें कितने सोर्सेस हैं, 4 सोर्सेस हैं। ये 4 में कौन कौन है आपका, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी, और उसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब जैसे होता है ना, उपमान, ऐसे कंपेयर करना, वो होता है। फिर आप उसके बाद न्याय फिलोसफी के बाद आते हैं हम लोग योग। हाँ, योग, ये ध्यान रखिएगा, योग, सांख्य और जैनिज्म, ये जो 3 फिलॉसफी हैं, ये तीनों के जो है जो वैलिड सोर्स हैं वो एक ही हैं। इसमें 3 सोर्स आते हैं, कितने आते हैं सोर्स, 3। पहला आपका परसेप्शन, इंटरफ्रेंस, सॉरी इन्फ्रेंस, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, उसके बाद आपका है वर्बल टेस्टिमनी, 3 इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका कौन सा फिलॉसफी अभी बच गया, बैसाख, मतलब वैशेषिक और बुद्धिज्म, वैशेषिक और बुद्धिज्म, इसके जो वैलिड सोर्स हैं वो कितने हैं, इसके 2 ही हैं, परसेप्शन है और इन्फ्रेंस है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आई होप सारी फिलॉसफी कवर हो गई। एक और चावर्क है, ये तो अलग ही महान है। चावर्क फिलॉसफी में देखा जाए तो इसमें बस एक ही आता है वैलिड सोर्स ऑफ जो परसेप्शन, क्या है, परसेप्शन है। जैसे जो प्रमाण है, वैलिड सोर्स है, इसके चावर्क में एक ही आता है, परसेप्शन। तो अब मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि ये मतलब कंप्लीट, अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया इंडियन फिलॉसफी को, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो। अब आ जाते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी। हाँ, पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख, इसको ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लेंगे। जैसे प्रतिपादक हैं, जैसे आदर्शवाद के प्रतिपादक जो हैं प्लेटो हैं, ठीक है, सुकरात हैं, फ्रॉबेल हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो प्रतिपादक आदर्शवाद के हैं मेन वो प्लेटो हैं, इसको हम ना भूलिएगा। जो आदर्शवाद के जो प्रतिपादक हैं वो प्लेटो हैं। हाँ, इसमें और भी दार्शनिक हैं, जो सुकरात हैं, फ्रॉबेल हैं, और प्रकृतिवाद के रूसो हैं प्रतिपादक, फाउंडर। और लेकिन इसमें और भी आते हैं, टैगोर हैं, स्पेंसर हैं। प्रयोजनवाद के जैसे जॉन डूवी हैं। ये जॉन डूवी जैसे प्रयोजनवाद के वो नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं प्रयोजनवाद के जो फाउंडर हैं वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दार्शनिक आते हैं इसमें, नो डाउट। वेट, ये दोनों दार्शनिक इसमें आते हैं प्रयोजनवाद में, जॉन डूवी और आपका विलियम जेम्स। लेकिन ये प्रयोजनवाद के, प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर नहीं है। प्रैग्मेटिज्म के जो फाउंडर हैं वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं। मैं कहिए तो लिख दूँ आप लिख सकते हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, सी भी रहेगा यहाँ पे, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, थोड़ा सा इनका टिपिकल नाम होता है इन लोगों का। तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स प्रयोजनवाद के, यथार्थवाद के जो हैं वो कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद के कौन है, वो अरस्तु हैं। इसमें जॉन लॉक और बैकम ये लोग आते हैं, ठीक है। अब इसकी जो वास्तविकता है, मतलब सॉरी, ऊपर नहीं करना है, जो कोर रियलिटी है, अगर इसमें देखा जाए आदर्शवाद में, ये विचार और मस्तिष्क की, मतलब जो मतलब ये बात करते हैं जैसे सत्य का, जैसे माइंड और आइडियाज़ का, आध्यात्मिक मूल्य की ज़्यादा बात करते हैं एक चीज़, और सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। जो आपका जो आदर्शवाद है, ये सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हमेशा जो है इसमें जो है टीचर्स को टॉप पे रखा जाता है। काफ़ी इसमें टीचर का रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब इनकी जो पोजीशन है टीचर्स की, वो काफ़ी हाई होती है आदर्शवाद में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
जो प्रकृति एकमात्र सत्य है, मतलब कोई आध्यात्मिक दुनिया नहीं है। प्रकृतिवाद में अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि प्रकृति ये क्या है, एकमात्र सत्य है। ये मतलब नेचर के अलावा और कुछ को भी नहीं मानते, आध्यात्मिक कोई दुनिया नहीं, आध्यात्मिक को मतलब ये अध्यात्म को नकारते हैं, ठीक है। प्रयोजनवाद ये सत्य परिवर्तनशील है, मतलब उपयोगिता इसका मतलब सत्य की बात में, मतलब ट्रूथ ऑफ मतलब डायनेमिक को बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। प्रयोजनवाद में, प्रयोजनवाद एक चीज़ और आप याद रखेंगे तो बेटर होगा। प्रयोजनवाद में जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं, इस चीज़ को आप लर्न करेंगे। फिर अब प्रोजेक्टिव मेथड की बात इसमें की जाती है, प्रयोजनवाद में प्रोजेक्टिव मेथड की बात की जाती है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये जैसे जितने जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ, वर्ड बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। लर्निंग, ये लर्निंग बाय डूइंग की बात प्रयोजनवाद में की जाती है, एक्शन की बात इसी में की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं यथार्थवाद, जो कि अरस्तु हैं। इसमें भौतिक दुनिया और मतलब वस्तुएं सत्य हैं, ये यथार्थवाद में बोला गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वास्तविक जीवन की तैयारी वो यथार्थवाद में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेचुरलिज्म में और भी अगर चीज़ें अगर आपको समझना है, जैसे रूसो, ये तो आप फाउंडर हैं, और भी मैंने भी सारी चीज़ें बताया। आत्म अभिव्यक्ति और प्राकृतिक प्रवृत्तियों का विकास इसी में होता है, रीशो। और ये निगेटिव एजुकेशन की बात इसी में आती है। निगेटिव एजुकेशन क्या होता है, जिसमें और सिंपली ये बोला जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि टीचर को प्रेशर नहीं देना चाहिए कि बच्चों को ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, ठीक है। वो खुले नेचर में छोड़ दें, बच्चा अपना खुद से सीखेगा। तो ये हमेशा नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बुक इस नॉलेज को भी ये बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट हैं कि मतलब बच्चा बस लेकर के किताब पढ़ रहा है, ये नहीं चाहते हैं। किसमें, प्रकृतिवाद में ऐसा मतलब नहीं है। बुक इस नॉलेज मतलब सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं, मतलब सेंट्रल पोजीशन ऑफ चाइल्ड, हमेशा चाइल्ड को प्राथमिकता देते हैं प्रकृतिवाद में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें और भी जो दार्शनिक हैं, जैसे स्पेंसर हैं, मैकडूगल हैं, ड्रॉविन मतलब वो डार्विन है, लामार्क हैं, रूशो हैं, टीपी नन भी इसी में आते हैं, टीपी नन, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अब प्रयोजनवाद मैंने बता दिया, आदर्शवाद बता दिया, प्रकृतिवाद बता दिया, प्रयोजनवाद बता दिया, यथार्थवाद भी क्लियर हो गया आपका। इसके आगे भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आधुनिक पाश्चात्य और सामाजिक राजनीतिक दर्शन ये भी देख लेते हैं। हालांकि इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अस्तित्ववाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया। सॉरी गाइस। ये जो शाश्वतवाद है, ठीक है, और फिर सारवाद है, फिर मतलब इसके आगे जो है ना पुनर्निर्माणवाद है। तो ये अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, शाश्वतवाद, यही से हम लोग देख लेते हैं। जैसे अस्तित्ववाद है, ठीक है, तो इसमें जीन पॉल सार्त्रे हैं। जैसे अस्तित्ववाद में हम अगर देखें तो सिंपली मतलब अस्तित्व सार से पहले है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो मतलब अस्तित्व है ना, ये सार से पहले ही है। इसका जो एग्जिस्टेंस है प्रीसीड इसेंस, ये ऐसे ही हुबूब लाइन जो मैंने यहाँ पे एक लाइन एग्जैक्ट लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड इसेंस। आप इसको रिवर्स कर सकता है ये, ठीक है। जो कथन में पूछता है इसी को ऐसे एग्जिस्टेंस की जगह इसेंस को ला देगा। इस लिखे इसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, क्लियर हुआ ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस नहीं, एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता ये व्यक्तिवाद, आत्म और निर्णय पर जोर है, मूल्य आत्मनिर्भरता होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और इसमें भी अगर इसमें कुछ और चीज़ अगर मेंशन करो तो जैसे कि ये फोकस इधर, ये हमेशा सेल्फ पे फोकस करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ना, व्यक्ति आत्मा, हाँ दिया ना, आत्मा निर्णय पर जोर देते हैं, मूल्य और आत्मा निर्माता होते हैं। ये आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही इनफ है, ठीक है। मूल्य और आत्मा निर्माता होते हैं, तो ये सेल्फ पे फोकस करते हैं। ये वर्ड और इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं ज़्यादा। सेल्फ, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आई होप ये क्लियर है। मतलब जो आइडियलिज्म, जो आदर्शवाद है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं ये, ठीक है। नेचुरलिस्टिक को, साइंटिफिक कल्चर को भी मतलब जो मैंने बताया अभी कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और जो भी साइंटिफिक कल्चर है, सभी को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अस्तित्ववाद में। मार्क्सवाद में आ जाइए। मार्क्सवाद में जैसे कार्ल मार्क्स जो है, नो डाउट इन्हीं की वजह से इनको जाना जाता है। फिर आपका शिक्षा राज्य का एक उपकरण है, ये ऐसे आप याद रखिएगा कि ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है ना। आप
अपार्चर्स। जैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा बस सिंपली इसमें कि जो मार्क्सवाद में कुछ ऐसे पॉइंट है मैं वो मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे एजुकेशन, ये लेक्चर और टेक्स्ट बुक, कैसे लिखूँ, लेक्चर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा मार्क्सवाद में ही बता रहा हूँ। लेक्चर और टेक्स्ट बुक की बात करते हैं और ये प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात मार्क्सवाद में आपको दिखेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात मार्क्सवाद में आपको दिखेगी। अगर साम्यवाद भी दिख जाए तब भी आप ध्यान रखिएगा, साम्यवाद, ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट की बात करेंगे तो ये इसमें आपकी बात होगा। फादर ऑफ मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स को बोला ही जाता है। सोशल वर्थ, सोशल ग्रोथ हो गया। जैसे आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्शन वगैरह की बात आएगी तो भी मार्क्सवाद में ही मेंशन करिएगा। सोशल ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करें या फिर कैपिटलिस्ट की बात करें, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। समाज को पुनर्गठित करना, वर्गहीन समाज का निर्माण और उत्पाद श्रमिक और साथ की शिक्षा, ठीक है, श्रमिक के साथ शिक्षा की बात ये मार्क्सवाद में ही किया जाता है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछिएगा, मैं जब खाली हूँगा तो डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा या फिर उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊँगा जरूर। शाश्वतवाद, पेरिनलिज्म, जो पेरिनलिज्म है इसमें अगर देखा जाए तो ये एवर लास्टिंग की बात करते हैं हमेशा, मतलब ज्ञान समयहीन है, मतलब टाइमलेस नॉलेज की बात इसमें किया गया है। जैसे कि एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग ये वर्ड सबसे परफेक्ट है इसके लिए। वेट, सॉरी सॉरी, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग मतलब कि जैसे आप मतलब जो बुकें या जो सिलेबस जैसे आपके डैडी ने पढ़ा आप भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप डैडी के डैडी जो है ग्रैंडफादर पढ़े, फिर डैडी पढ़े, फिर आप भी पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना दिखे, एवर लास्टिंग है तो वो शाश्वत बात पर रियलिज्म में आ जाता है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इनफ है। थॉमस इक्विनास, जो थॉमस इक्विनास है इसका क्या है, फाउंडर है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट सेंटर फिलॉसफी है, मतलब जैसे ये चाइल्ड सेंटर ऑफ फिलॉसफी नहीं है, जो भी है दिस इज़ मतलब कम्प्लीटली सब्जेक्ट सेंटर फिलॉसफी, सब्जेक्ट को ही मतलब दिमाग में रख के ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। और ये टीचर सेंटर्ड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर दिया कवर। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैंने इसमें भी क्लियर कर दिया होगा, इससे ज़्यादा बहुत आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं भारतीय शैक्षिक विचारक, इसमें सारी चीज़ें हम लोग बैक कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा और ही बचा है, फिर हम लोग ये यूनिट 1 जो है बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। और भी कुछ चीज़ें जो अगर मतलब रह जाएंगी, अगर आपको लगेगा कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में, उसके लिए भी वीडियो बनाइए, तो मैं किसी एक छोटे वीडियो में, लेकिन अपने से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं इसमें क्या कर दूँ, आप कवर करा दूँ, ठीक है। तो आते हैं जैसे इसमें भारतीय शैक्षिक विचारक हैं, तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये एज ए स्टेटमेंट पूछता है कि किसने दिया है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करिएगा कि बस ऐसे ही पढ़ के इसको छोड़ दें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। दूसरा, मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते हैं विवेकानंद जी, ठीक है। तो मैन मेकिंग, कुछ कुछ लोग इसको गांधी जी से जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करेगा तो वो विवेकानंद जी हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन पर आधारित और योग और आध्यात्मिक विकास पर जोर देते हैं। ये वेदांत दर्शन की भी बात कर, मतलब इनकी जो थॉट्स हैं वो वेदांत दर्शन पे आधारित हैं, योग पे हैं और आध्यात्मिक विकास पे ये जोर देते हैं। कर्म योग जो है इन्हीं का, वेट, जो कर्म योग है, कर्मयोग बुक है जो, वो इनका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। जीवा और जीवा जैसे है ना कि मतलब जीवा, जीवा इज शिवा, है ना, सर्विस टू मैन, सर्विस टू मैन, ठीक है। जीवा इज शिवा, ये अगर पूछा जाएगा तो स्वामी विवेकानंद जी का ही है, इसको आप याद रखेंगे। और फिर प्रैक्टिकल वेदांत, मतलब अद्वैत वेदांत या फिर कर्मयोग, ये जो मैंने बताया ये सब के सब क्या है, स्वामी विवेकानंद के ही मतलब इस मतलब स्वामी विवेकानंद जी इन फिलॉसफी को ये मानते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
और एक स्टेटमेंट है जो कि कई बार पूछा है, मेरे को पूरा अच्छे से तो नहीं याद है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इसे लिखा है यहाँ पे, नो नेशन इज़ ग्रेट, ये ऐसे पूछा हुआ है। नो नेशन इज़, नो नेशन इज़ ग्रेट, और या तो ऐसे बोला गया है, गुड बिकॉज, ये गुड ऐसे रहेगा, गुड बिकॉज पार्लियामेंट इनेक्ट्स दिस और दैट। जो मतलब पार्लियामेंट ऐसे कुछ करके है कि मतलब कोई भी नेशन ग्रेट या फिर अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट एक्ट करती है, वर्क करती है, राइट। पार्लियामेंट एक्ट दिस इज और दैट, मतलब दिस और दैट मतलब पार्लियामेंट या मतलब संसद की वजह से ऐसा होता है। बट बिकॉज इट्स मैन आर ग्रेट एंड गुड, मतलब आदमी ही क्या होता है, मैन मतलब बिकॉज मतलब जो वहाँ की जो बिकॉज इट्स मैन आर ग्रेट एंड गुड, मतलब जो आदमी है वही महान और अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है। न कि क्या होता है, मतलब पार्लियामेंट की वजह से ऐसा होता है। कोई भी मतलब देश जो नेशन है वो ग्रेट और अच्छा महान मतलब वहाँ की संसद की वजह से नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, इट्स मैन आर ग्रेट्स एंड गुड, दैट्स वाई वहाँ पे नेशन जो है ग्रेट होता है। ये थॉट्स पूछा हुआ है तो आप जरूर उसको राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्रकृतिवाद, ये ध्यान रखिएगा, नेचुरलिज्म की मतलब ये नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवादी हैं ये, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, नेचुरलिस्टिक हैं और व्यक्तिवादी विचारक हैं। मतलब किताबी ज्ञान और रटने का विरोध करते हैं, कभी भी ये नहीं कहते हैं बुकिश नॉलेज को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, रटने का विरोध करते हैं। और प्रकृति के करीब शिक्षा, मतलब ये जो प्रकृति के करीब शिक्षा, शांति निकेतन की बात भी इन्हीं से जुड़ी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से सहानुभूति और शिक्षक के सकारात्मक रवैये को सबसे महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। सहानुभूति और शिक्षक के जो सकारात्मक रवैया है इसे उन्होंने क्या किया है, महत्वपूर्ण बताया है। जैसे रूसो जो हैं प्रकृतिवाद के हैं, वैसे ये इनके बुक का जो नाम है आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही बात कर रहा हूँ। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो काफ़ी टाइम होगा। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस इनके बुक का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। और भी इनके बहुत सारी बुक हैं, मैं अगर कवर कर रहा हूँ। जैसे यूनिवर्सल मैन, जो यूनिवर्सल मैन है वो इन्हीं की बुक है। यूनिवर्सल मैन है द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इन्हीं की पुस्तक है। और उसके बाद एक है सन्स ऑफ द मॉर्निंग, सन्स ऑफ द मॉर्निंग, इन्हीं की बुक है। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और मतलब नेशनल एंथम, अगर आपको पता होगा जो राष्ट्रगान है इन्हीं का है। और इंटरनेशनलिज्म की बात और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही करते हैं, तो इस चीज़ इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद होगा। और जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो कब मिला था, 1931 में मिला था, 1913 मिला था, सॉरी। जो नोबेल प्राइज़ है वो कब मिला था, 1913, 1913, वो भी गीतांजलि, जो गीतांजलि है उसके लिए 1913 में मिला था। और इसकी जो भाषा है वो इंग्लिश में लिखी गई थी। गीतांजलि जो है किस में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया। इतना ही आपको ज़्यादा आपके लिए इनफ होगा। हाँ, और विश्व भारती की बात अगर किया जाए कि जैसे, तो इन्होंने ही मतलब उसमें मेंशन किया है। और द होम ऑफ द वर्ल्ड जो भी मैंने पुस्तक बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं महात्मा गांधी को लेकर के। अगर महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की बात, महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन और वर्थ स्कीम जो है, वर्धा स्कीम, सॉरी, वर्धा स्कीम 1937 में इन्हीं के द्वारा मतलब लाई गई थी महात्मा गांधी, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। कौन से, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने ही सलाह दिया था। और नई तालीम के लिए सलाह जो है, नई तालीम भी इसी से जुड़ा हुआ है। बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा मतलब क्राफ्ट बेस्ड, है ना। मतलब स्किल की बात गांधी जी करते हैं। 3H का विकास जो है, हेड हार्ट एंड हैंड, दिमाग, दिल और हाथ की, ये तीनों की बात 3H जो है फंक्शन, यही बात करते हैं गांधी जी, यही बात करते हैं। MK गांधी, और इनके बहुत सारी बुक हैं। अगर एक और से देखा जाए तो अगर आप लर्न करें, जैसे कि है हिंद स्वराज आपका, हिंद स्वराज है। फिर द स्टोरी ऑफ द एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, न जाने कितनी बार ये मतलब पूछ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप जा करके देखें तो UGC नेट के पेपर 2 में कितनी बार पूछ रखा है। फिर उसके बाद है आपका इंडिया ऑफ द ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ ड्रीम, हाँ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। आई थिंक इतना मच मोर इनफ है। और एक चीज़ और, इनको कई बार क्या बोलते हैं,
1930 1930 में इन्हें क्या किया गया था, टाइम मैगजीन होता है ना, टाइम मैगजीन्स मैन ऑफ द ईयर, उसमें इनको चूज किया गया था 1930 में। कई बार इनके मतलब 5 टाइम्स जो है मतलब ये मतलब पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। 5 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए मतलब चुना गया था, लेकिन इनको दिया नहीं जा सका। मतलब 5 बार ये नॉमिनेटेड मतलब होने वाले थे कि इनको दिया जाना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तब तक इनकी डेथ ही हो गई। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक हरिजन पत्रिका भी इनकी काफ़ी मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं श्री अरबिंदो पे। तो यहाँ पे श्री अरबिंदो में है समग्र शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं श्री अरविंद घोष जी। और ये सुपर माइंड जो है की अवधारणा इन्हीं का है, श्री अरविंदो जी का है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना का क्रमिक विकास की बात श्री अरविंदो जी ही करते हैं। अभी भी अगर कोई कुछ डाउट है तो कि हाँ ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अगर मेरे से वो छूट गई है बुक्स, तो आप ज़रूर उसे मेंशन करिए। बाकी इंटीग्रल एजुकेशन मैंने कवर कर दिया। और ये जैसे इसमें क्या करते हैं, माइंड, जैसे आपने अभी मैं पढ़ाया था ना, कर्मेंद्रियाँ 5 होते हैं ना, तो इन्होंने छठे मतलब 6th नंबर का जो मतलब क्या, ज्ञानेंद्रियाँ 6th नंबर का उन्होंने माइंड को इन्होंने माना है अरविंदो ने। जो अरविंद घोष हैं, हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियाँ जानते हैं ना, तो छठवां जो ज्ञानेंद्रिय है कि माइंड, दिमाग को इन्होंने क्या किया है, छठवां ज्ञानेंद्रिय माना है। कौन? श्री अरविंदो घोष ने, इसको याद रखिएगा। और नेशनल सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन इन्हीं का मतलब दिया हुआ है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन आपको पता ही है। तो रहेगी। और उसके बाद मतलब एक बंगाल डेली और युगांतर जो है इन्हीं के द्वारा चुना गया, मतलब शुरू किया गया था। मतलब हाँ, बंगाल डेली और युगांतर क्या है आपका, युगांतर। तो इनके लिए, अरविंदो के लिए इतना ही है। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे बुक से तो इस सेमेस्टर में तो एनफ है। फिर आधुनिक और वैश्विक शैक्षिक विचारक यहाँ पे भी देख लेते हैं, पाउलो फ्रेरे, जो इनकी पुस्तक है हमेशा पाउलो फ्रेरे, जहाँ पे पेडागॉजी से रिलेटेड कुछ भी दिख गया, पेडागॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ दिखता है तो वहाँ पे 95% चांस है कहीं ना कहीं वो मतलब पाउलो फ्रेरे से रिलेटेड होगा। पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द अप्रिस्ट बैकिंग मॉडल की आलोचना इन्होंने किया है। और जहाँ मतलब छात्र क्या है, मतलब मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, जैसे इसको मैंने ऐसे स्टोरी टाइप जैसे बताया था, जैसे बैंकिंग मॉडल की आलोचना करते, बस इतना ध्यान रखिएगा। मतलब निष्क्रिय बर्तन की तरह हैं ऐसे करके। जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र, जैसे संवाद में और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से मुक्ति, मतलब ये महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र जो है इनका जो है क्रिटिकल पेडागॉजी की बात करते हैं, संवाद डायलॉग की बात करें, आलोचनात्मक सोच के माध्यम से। जैसे अगर आपको कहेंगे, जैसे मैंने बोला ना कि पेडागॉजी दिख गया, तो हाई पॉसिबिलिटी के पाउलो फ्रेरे से रिलेटेड है। तो क्रिटिकल पेडागॉजी हो गया, डायलॉग की बात हो गया, या मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जो आलोचनात्मक थिंकिंग है, मतलब चिंतन है, इसके माध्यम से मुक्ति की बात करते हैं पाउलो फ्रेरे। और कुछ तो इसमें बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है पाउलो फ्रेरे के बारे में, ना तो बहुत तो PYQ में अगर कुछ चीज़ें मेंशन होंगी जो लेटेस्ट में, तो अगर मैं उसको देखूंगा कि मेंशन करना चाहिए तो वो मैं डेफिनेटली मेंशन कर दूंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए हाँ, जैसे ये भी होता है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, एक्शन, 3 चीज़ का। जैसे कोई चीज़ कोड है उसे डिकोड करिए, है ना, जैसे मैं कैसे बताऊँ, या यहाँ पे जैसे कोई भी मतलब चीज़ें समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कोडिंग है, ठीक है, तो उसको पहले क्या करिए, आप डिकोड करिए, देन उसके बाद आप एक्शन करिए, फिर आप उसको बाद देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये इन्हीं का ही मतलब ये थॉट प्रोसेस था, मतलब पाउलो फ्रेरे का ही। और ये जो पाउलो फ्रेरे थे किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो ये भी चीज़ आप प्लेटो और मार्क्स से, प्लेटो एंड मार्क्स से जो है इन्फ्लुएंस हुए थे पाउलो फ्रेरे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद है नल नोडिंग्स। तो नल नोडिंग्स में अगर देखा जाए तो हम ये यहाँ पे एक वर्ड है केयर, तो केयर से रिलेटेड अगर कुछ दिख जाएगा थोड़ा, तो वहाँ पे मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि नल नोडिंग की बात की गई होगी। केयर एथिक्स कह दिया गया, केयर फॉर जैसे व्यक्तिगत बनाम केयरिंग अबाउट, केयरिंग फॉर और केयरिंग अबाउट की बात कर दिया गया, तो नल नोडिंग है।
शिक्षा में देखभाल के 4 घटक हैं, जैसे मॉडलिंग है, संवाद है, अभ्यास है, पुष्टि है। ये 4 मतलब घटक बताते हैं शिक्षा में। मॉडलिंग, संवाद, अभ्यास और पुष्टि नेल नोडिंग करते हैं, ठीक है। तो केयरिंग, और इसमें जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात नेल नोडिंग ने की है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, विमेन एंड इविल, ये पूछता है, ठीक है। विमेन एंड इविल, विमेन एंड इविल, ये आप ध्यान रखिएगा पुस्तक, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो मैं बताया ना, उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बोला ना, ये जो यहाँ पे क्या आ गया, हाँ या ये मॉडलिंग पहले नंबर पे आएगा, डायलॉग जो संवाद है दूसरे नंबर पे, अभ्यास प्रैक्टिस, और तीसरा जो पुष्टि कन्फर्मेशन। तो इसका आप सीक्वेंस ऐसे ही याद रखिएगा। अब मतलब जैसे मैंने बताया मॉडलिंग, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस और फिर उसके बाद कन्फर्मेशन। तो इन तीनों का सीक्वेंस याद रखिएगा, ऊपर से नीचे ऐसे होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में अगर देखा जाए, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की बात मतलब जोड़ देते हैं, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान पर जोड़ देते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित शिक्षा की बात करते हैं। हाँ, ये नॉन कॉम्पिटिटिव लर्निंग, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे मेरे को लगी है अभी तक, जितने भी मतलब जिससे ये लोग जो कर से अपनी बात करते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से मैंने फील किया। जो प्रतिस्पर्धा रहित शिक्षा है, नॉन कॉम्पिटेंस लर्निंग, इन्होंने सीधे बोला है कि अगर किसी को खुश रहना है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन हो, एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो जिनको अगर खुश रहना है तो उन्हें नॉन कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। मतलब किसी से कंपटीशन की भावना नहीं रखना है, राइट, कि ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, इसको इतना आता है तो मेरे को इतना आता है। अगर ये भावना आपके मन में थोड़ा है, नो डाउट कहीं कहीं से आ जाती है ये, लेकिन अगर ऐसा है तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या, नकल, इमिटेशन की बात का पूर्ण विरोध करते हैं। खुद को पहचाने, मतलब खुद पे वर्क करने के लिए कहते हैं, खुद को जानो, खुद को पहचानो। और ये इमिटेशन, किसी का नकल कर रहे हैं आप, वही कर रहे हैं ना कि नॉन कॉम्पिटिटिव बनिए, तो इसका ये विरोध करते हैं। हमेशा होल की बात करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ना पूरा कंप्लीट की बात करते हैं। ये जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, ये कंप्लीट की बात करेंगे, हमेशा होल की बात करेंगे, ठीक है। एजुकेटिंग द होल, ठीक है, होल पर्सन, ऑल पार्ट, ऑल पार्ट ऑफ द पर्सन, मतलब पूरी चीज़ें एकदम मतलब कंप्लीटली, मतलब पार्ट्स को कवर करना। होल बस इतना जानिए, कंप्लीट की बात करते हैं, ऑल ओवर की बात, ऑल ओवर की बात करते हैं। और एक चीज़ और इसमें है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, ये अपना याद रखिएगा, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम एज द बुक, आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। डेवलपिंग माइंड की बात करते हैं, ये मतलब एवरीथिंग नेचुरल डाइवर्सिटी की भी बात कर, मतलब ये कहते हैं हमेशा। कभी भी किसी चीज़ को लर्न करने के लिए नहीं कहते कि बार बार उसे रटना। जैसे मैं कहूँ कि ये इनकी बुक्स है, इसको आप लर्न कर लो, ऐसे तो बोलते हैं समझ के पढ़िए, है ना, हमेशा। मतलब ओवरऑल उसका कंक्लूजन क्या है, वो सारी चीज़ समझिए, जानिए, न कि बस आप उसे रूट लर्निंग करिए। सावित्री बाई फुले के बारे में हम लोग देखें तो गाइस, थोड़ा सा और लंबा वीडियो होता जा रहा है, लेकिन हमको लग रहा है थोड़ा सा अब और पेशेंस रखें तो मैं कवर कर दूँ। ये सावित्री बाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका हैं। महिला और दलित शिक्षक के लिए भी संघर्ष किया इन्होंने। अगर ये प्रथम महिला शिक्षिका अगर पूछा जाए इंडिया की, तो वो सावित्री बाई फुले जी हैं। अब महिला और दलित शिक्षा के लिए, जो वीमेन के लिए और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। ठीक है। इनकी जो पुस्तक है वो मतलब काव्य फूले, ये कहीं मैं अभी PYQ देख रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन था। तो जो काव्य फूले हैं ये इनकी पुस्तक हैं, सावित्री बाई फुले का, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि जो फर्स्ट मुस्लिम फीमेल थी, सॉरी, जो फर्स्ट मुस्लिम टीचर्स थी फीमेल में, जैसे ये मतलब हिंदू में और फीमेल में सावित्री बाई फुले हैं, वैसे मुस्लिम में फातिमा शेख हैं, जो पहली मुस्लिम शिक्षिका अगर देखा जाए तो वो कौन है, फातिमा शेख हैं। अभी मैंने एजुकेशन की बात ये करती हैं, हमेशा दलितों के लिए मतलब पिछड़े वर्गों के लिए बात करती हैं। तो एक मतलब ये क्या की थी, ये मतलब गोद ली थी कोई, मतलब जो ब्राह्मण विडो था, मतलब उसका क्या नाम था, यशवंतरो करके नाम था। इन्होंने क्या किया था, उसको इन्होंने गोद लिया था, मतलब एक
नहीं ऐसे कुछ सॉरी कुछ में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है, क्योंकि जो सावित्री बाई फुले थी, हाँ ये एक ब्राह्मण विडो, हाँ उसी को मतलब क्या किया था, गोद लिया था इन्होंने, एडॉप्ट किया था एक बच्चे को। और ये एक चीज़ मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, थोड़ा सा इमोशनल करता है, कि जो पहली वीमेन थी, ये पहली महिला थी जो इन्होंने अपने पति को क्या किया था, मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे कि मतलब पति को, मतलब जैसे पहले के फीमेल जो होती थी ना, क्या होता है जब सती प्रथा की वो जो बात होती थी, तो अगर हस्बैंड मर गया तो उन्होंने क्या होता था, तो ये जो हस्बैंड को मरने के बाद इन्होंने क्या किया था, पति को चिता मतलब जो आग लगाई थी, इन्होंने ही लगाई थी, सावित्रीबाई फूले ने ही लगाई थी। और जो कास्टिज्म चलता था ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो, तो इन्होंने ही ये चीज़ें मतलब फुलफिल किया था, ऐसे कर दिया था। अभी भी अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना आप पूछ दिएगा, लेकिन जितना मेरे को याद आ रहा है और जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इतने में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ माइंड से स्लिप कर रही होंगी तो वो चीज़ें बाद में कवर हो जाएंगी, देख लिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, शिक्षा और समाज, जो समाजशास्त्रीय आयाम है, जैसे इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके देखता हूँ। जैसे इसमें आपका देखें समाजीकरण है, समाजीकरण में देखा जाए तो जैसे आपका प्राथमिक मतलब प्राइमरी में आपका परिवार आता है, द्वितीयक में स्कूल है, मीडिया है, सहपाठी है। स्कूल एक फोकल समाजीकरण एजेंसी है जो परिवार से परे कार्य करती है, ये चीज़ डेफिनेटली इस बात पूरी तरह से लागू होती है। तो जो सोशलाइजेशन है, आपको समाजीकरण से जो भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, सॉरी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा आपको नहीं दिखेंगे, आपको कंसेप्ट बेसिस, मतलब समाज में मतलब सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैपन हो रही हैं, आप ऑलरेडी गेस करके क्वेश्चन कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि जो इसमें प्राइमरी में आता है, वो जो परिवार है वो आपका मतलब प्राइमरी में आता है, द्वितीयक सेकेंडरी में आपका स्कूल है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इतना आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट अगर देखा जाए संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा में कल्चर एजुकेशन में शिक्षा संस्कृति का संरक्षण है, नो डाउट, हस्तांतरण और विकास करती है। जो शिक्षा है वो संस्कृति, अगर आप बहुत लोग शिक्षित हैं या वेल एजुकेटेड हैं तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, मतलब उसको आगे तक ले जाते हैं, ठीक है, हस्तांतरण और विकास करते हैं। सांस्कृतिक विलंबन, जो कल्चरल लैग आता है, जो कल्चरल लैग है, भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो सांस्कृतिक विलंबन है, इसमें क्या होता है, भौतिक संस्कृति जो है वो अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है। शिक्षा इस अंतर को पाटने का काम करती है, कि मतलब जो सांस्कृतिक संस्कृति को बचाने का जो काम है वो किसका है, शिक्षा का, बस इतना है। तो एक दूसरे से तरह इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एजुकेटेड हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप एजुकेटेड हैं तो अपनी संस्कृति को आप बचाए रखेंगे, और संस्कृति तभी आप बचा पाएंगे जब आप एजुकेटेड हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता, जो सोशल चेंज एंड मोबिलिटी है, तो शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का सबसे शक्तिशाली साधन है। जो शिक्षा है वो क्या है, गतिशीलता का सबसे शक्तिशाली साधन है। एक वर्ग से दूसरे मतलब एक वर्ग से दूसरे में जाना, मतलब ये क्या है, मोबिलिटी को बताता है। गतिशीलता ये ना जानिएगा, जो सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता है, तो शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का सबसे शक्तिशाली साधन है, जो एजुकेशन है। सामाजिक स्तरीकरण जो है ना, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा, जो समाज का जो स्तरीकरण किया गया है, ठीक है, कि आप इस स्तर को मतलब ये मतलब आप इस स्तर के हो, जो सभी का स्तरीकरण किया गया है ना, इन चीज़ों को लेकर, शक्ति जो पावर है, संपत्ति को लेकर के प्रतिष्ठा, पावर मतलब प्रॉपर्टी और मतलब प्रेस्टीज जो है, इनके आधारित पे मतलब आधार पे क्या किया जाता है, समाज का स्तरीकरण किया जाता है, जो कि गलत है। आगे देखते हैं यहाँ पे, समाज में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है, जो प्रकारवाद दृष्टिकोण है ना, फंक्शनलिज्म है, संघर्ष सिद्धांत है, जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, इसमें भी हम लोग एक बार देखते हैं थोड़ा सा। वेट वेट वेट, थोड़ा सा इसको बढ़ा करके देखते हैं हम। या दो दो देख लेते हैं, फिर enough हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रकारवाद दृष्टिकोण में, जैसे समाज एक जटिल प्रणाली है, सॉरी, समाज एक जटिल प्रणाली है जिसके हिस्से एकजुटता और स्थिरता के लिए काम करते हैं। जैसे एमिल दुर्खिम ने ये बात जैसे बोली है, ठीक है, कि समाज एक जटिल प्रणाली है जिसमें मतलब जिसके हिस्से एकजुटता और स्थिरता के लिए काम करते हैं। फिर शिक्षा का मुख्य कार्य जो है, समाज के मन मतलब मनदाताओं को, जैसे जो नाम्स हैं, मतलब यहाँ पे देखा जाए नाम्स, मनदादों, मतलब मनदादों ऐसे बोला जाए, इसको नाम से देखेंगे तो ज़्यादा मतलब समझ में आएगा, क्योंकि ये वर्ड है
मंदादो तो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लग रहा है। तो नॉर्म्स, ये शिक्षा का मुख्य कार्य है समाज के नॉर्म्स और मूल्यों जो वैल्यूज़ हैं का हस्तांतरण करना। ठीक है, यही शिक्षा का काम है कि समाज के जितने भी नॉर्म्स और मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको क्या करना, हस्तांतरण करना। फिर अगर संघर्ष सिद्धांत को देखा जाए, कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है यहाँ पे, तो इसमें है समाज समिति संसाधनों के लिए संघर्ष पर आधारित है। जो समाज समिति है वो संसाधनों के क्या है, संघर्ष पर आधारित है, कार्ल मार्क्स ने बोला था। शिक्षा का मुख्य कार्य, जैसे कन्फ्लिक्ट थ्योरी अगर देखा जाए तो ये कार्ल मार्क्स से ही है, आप याद रखिएगा। कन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये बात बोली गई है, सॉरी, कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। शिक्षा का मुख्य कार्य, जो शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो सामाजिक असमानताओं को बनाए रखना है। मतलब शिक्षा का जो कार्य है वो समाज में समानताओं को बनाए रखना है। शिक्षा का मुख्य सामाजिक असमानताओं को बनाए रखना, ये गलत है। शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो समाज की असमानताओं को बनाए रखना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब शिक्षा का कार्य है कि सॉरी, जैसे शिक्षा में जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, ये सारी चीज़ें, इसको समाप्त करना है। राइट, इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली शासक वर्ग की विचारधारा। जो मतलब शिक्षा प्रणाली शासक वर्ग की विचारधारा को पुनरुत्पादित करती है, ये सही है। रूलिंग आइडियोलॉजी जो है ये रिप्रोड्यूस करती है। जैसे आप पढ़ेंगे ना इन सारी चीज़ों में, जो भी ये इसमें क्या बोलते हैं, शिक्षा और समाज में, एजुकेशन और सोसाइटी में, है ना, जो सोशलाइजेशन है, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि अपने इंट्यूशन लगा के आप कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा उसमें था। फिर आया प्रतीकात्मक और अंतःक्रियावाद जो है, इसमें सूक्ष्म स्तर का जो विश्लेषण किया जाता है। और शिक्षा का मुख्य कार्य है दैनिक कक्षा या बातचीत, वेट थोड़ा सा ऊपर करना है। शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो दैनिक कक्षा, बातचीत, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए, के माध्यम से शैक्षिक वास्तविकता का निर्माण। और शिक्षक छात्र संबंध और प्रतीकों के अर्थ पर जोर, ये चीज़, शिक्षक छात्र संबंध और प्रतीकों के अर्थ पर जोर पे बात, मतलब पर जोर देता है प्रतीकात्मक और अंतःक्रियावाद। आगे हम लोग देखते हैं। फिर अगर एक बार और रिवीजन की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विचारक और उनके पुस्तकें, थोड़ा सा एक बार फ्रिक्वेंटली बहुत तेज़ी से, कि जो जॉन डूवी हैं, इनको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जॉन डूवी की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। पॉलो फ्रेयर की पुस्तक है पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट एंड द मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं ये विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वीमेन एंड द जिन जैक्स रूसो जो है एमिले। ये बहुत बार पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप याद ध्यान में रखिएगा कि जो एमिले हैं रूसो के द्वारा है, ये पुस्तक है सोशल कंट्रैक्ट। और ये नन लोडिंग है, ये केयरिंग की बात करते हैं, मैंने बोला था केयरिंग से हमेशा नन लोडिंग की। सावित्रीबाई फुले, काव्या फुले जो है इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। प्रयोजनवाद में जो है लर्निंग बाय डूइंग, प्रयोजनवाद में इसमें एक्शन की बात करते हैं। ये अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, इस चीज़ को आप देखें। चुनाव की स्वतंत्रता है इसमें। बौद्धिज्म में जो क्षणिकवाद, और सब कुछ अस्थायी है, ये ध्यान रखने का, सब कुछ ऐसे बताते हैं। जैन धर्म में स्यादवाद और सत्य सापेक्ष हैं। और सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद या कार्य कारण में मौजूद है, ये चीज़ के आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद शातवाद में है ज्ञान समहीन, टाइमलेस की बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने ये सारी वीडियो, मतलब जो भी सारे जितने भी कंटेंट थे, मैंने सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है, तो आप थ्रू दैट थिंग्स आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा होगा, नहीं तो अभी मैं और भी एक्सप्लेन करता, मतलब कि जॉन डूवी के बारे में, रूसो के बारे में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कि उनके में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उन्होंने वो बात कही है, कैसे कही है। तो फिलहाल के लिए इतना भी मतलब इनफ है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए रूसो के बारे में मैं ऐसे बोल देता हूँ, जैसे निगेटिव एजुकेशन अगर देखा जाए, निगेटिव एजुकेशन किसने दिया था, वो रूसो ने ही दिया था। निगेटिव एजुकेशन या फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन रूसो ही है, फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन रूसो हैं। एमिले इसमें अभी मेंशन हुआ था, तभी तो मेरे को याद आ गया कि एमिले हैं, वो भी रिलेशन से रिलेटेड है। सोशल कंट्रैक्ट, जो सोशल कंट्रैक्ट है ये भी है। कन्फेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। कन्फेशन, एस, वेट वेट वेट, जो रूशे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका है कन्फेशन, CON, कन्फेशन, FESSI, वो ये कन्फेशन। ये पुस्तक इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और बाकी सब तो आई होप सब क्लियर है। जॉन डूवी का भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ें छूट गई हैं, तो मेरे से ज़रूर आप पूछिएगा कि इस पर डिटेल में, चाहे वो थिंकर्स हों
या फिर इसमें कोई मतलब दर्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें छूट गई हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, सांख्य हो, योग हो, वेदांत हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि ये टॉपिक आपने छोड़ दिया है या फिर कहीं इसमें सिली मिस्टेक मैंने कर दिया है, पढ़ाते समय कुछ चीज़ें दिमाग में चलती हो, लिखते समय गलत कर दिया या फिर लिखते समय बोलते समय कुछ मैंने एरर कर दिया है या कुछ भी एरर हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इग्नोर ना करिएगा। मैं उसको मतलब कमेंट में पिन कर दूंगा या एक छोटे से क्लिप या वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है। तो अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई है या सिली मिस्टेक हुआ होगा तो मैं डेफिनेटली उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। चाहे अगर इनमें से भी लगे कोई थिंकर्स गांधी जी हैं या फिर मतलब गांधी जी, टैगोर, जॉन डीवी, फ्रायर, नॉर्डिक्स जो भी हैं, इनमें क्या कुछ थॉट छूट गए हैं या फिर इनके कुछ पुस्तक हैं इंपॉर्टेंट वो छूट गई हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लामिक दर्शन, ये चीज़ों में से अगर कोई आपको डाउट लगे कि हाँ ये चीज़ें इसमें छूट गई हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने वो चीज़ कवर नहीं करा पाई है, तो वो चीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। और इसमें जैसे समाजशास्त्र, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये तो मैंने बहुत तेज़ी से कवर किया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी ना तो क्वेश्चन में, अब मिलेंगी तो बहुत सिंपल, जो कि आप सिंपली अपना इंट्यूशन लगा के आप कर सकते हैं। मतलब जो कल्चर है या फिर ये सोशल चेंजेज हैं जो आप देख रहे हैं। हाँ, पाश्चात्य वेस्टर्न फिलॉसफी में जैसे आइडियलिज्म है, रियलिज्म, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद, इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन लगे या कुछ छूट गया है या फिर कोई फाउंडर्स ऐसे हैं जो इनमें मेंशन होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हुआ हो मतलब कुछ छूट गया हो, डेफिनेटली आप उस चीज़ को ज़रूर मेरे को रिमाइंड कराइएगा। फिलहाल आई होप मैंने अपनी तरफ से जो पेपर टू की, जो पेपर टू का जो यूनिट फर्स्ट है, गाइज बिलीव मी, आप एक बार PYQ करके देखिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस स्लाइड से या फिर इस वीडियो से आपको फंस जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें ना लिखी हूँ, पढ़ाते समय जो चीज़ मैंने मेंशन किया, जो बोला, अगर उस चीज़ को आप याद रखते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एक कमेंट में, जैसे कमेंट बॉक्स में, कि कितना आपके लिए हेल्पफुल है। अगर सच में गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मतलब जेन्युइन लगी हो, काफ़ी हेल्पफुल रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा और ब्रॉड में करना चाहिए था या फिर स्लाइड में और भी पॉइंट मेंशन करना चाहिए था, ज़रूर अपनी बातें कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।